ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल मा। अच्छा जी, स्ट्रेटजिक केस स्टडी SCS का पेपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जून 26 अटेम्प्ट के लिए। पहली बार ये पेपर जो है वो क्या कहते हैं टेस्ट होगा। मैं सऊद तारिक और मेरे साथ सर फुरकान जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजिक केस स्टडी के पेपर के बारे में बात करना। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। वैसे तो हमारा एक इंट्रो सेशन हो चुका है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, पोर्टल पे भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बात कर ली है। मगर स्टिल मैं चाहूँगा ब्रीफ सी बात हम कर लेते हैं। स्ट्रेटजिक केस स्टडी हम मैं और सर फुरकान आई थिंक हम लोग जो है 2021 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, ये MSc2 का पेपर जो है वो पढ़ा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हर दफ़ा हमारे पास से पढ़ के क्वालिफाई हो रहे होते हैं। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हुए। हमारे नॉर्मल बैच में भी हुए और इससे पहले भी जितने बैचेस हैं उसमें हमारे पास काफ़ी एलुमनी जो है वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का मौजूद है। और यही मोटिवेशन है MSc2 पढ़ाने की, और यही मोटिवेशन है अब स्ट्रेटजिक केस स्टडी पढ़ाने की। अच्छा, स्ट्रेटजिक केस स्टडी पेपर से रिलेटेड मैं अगर बात करूं तो इसकी ग्रिड आपके सामने आ गई है। अच्छा, ये स्ट्रेटजिक केस स्टडी की ग्रिड जो है ना, दिस इज ऑलमोस्ट वेरी मच सिमिलर टू MSc2। ठीक है, टीचिंग आवर्स वहाँ भी हम ये वाले फॉलो नहीं करते थे, यहाँ भी हम ये वाले फॉलो नहीं करेंगे। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एरिया 40 to 50% वेटेज रखता है। फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एरिया थोड़ा सा ज्यादा है, 35 to 45 हो गया है। ठीक है जी, 40% एवरेज कहा जाए, इसको 45% एवरेज कहा जाए। और टैक्स प्लानिंग और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स का एरिया 15% एवरेज वेटेज रखता है। इस तरह से ये 100% बन रहा है। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि यार स्ट्रेटजिक केस स्टडी का पेपर दिखने से ऐसा लग रहा है कि मे बी जिसे कहते हैं कि हमारा MSc2 से मिलता जुलता पेपर है। मगर आज के एजेंडे में हम बात करेंगे कि क्या ये स्ट्रेटजिक केस स्टडी MSc2 है या MSc2 के अलावा कोई और चीज़ है। ठीक है, सर फुरकान ने कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराने, कुछ इस चीज़ को इंफॉर्मेशन को वो करने के लिए, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस को रियलाइज कराने के लिए कि जी क्या इसमें जो है ना क्या कहते हैं हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो अम, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, और जो लोग जो है वो क्लासेस लेके क्या कहते हैं कवर करना चाहते हैं उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं पहले बात कर लेता हूँ कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या आता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या आता है, टैक्स प्लानिंग एंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स में क्या आता है। तो ये थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे इलेबोरेशन भी दी हुई है कि जो स्ट्रेटजीज होती थी, ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने कवर की हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर देख सकते हैं कि जो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया था ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो इसने थोड़ा सा वो किया हुआ है, आपको एलेबोरेशन दी हुई है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक बता दूं कि ये पेपर MSc2 से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। क्यों? आप अगर देखें इसको जरा गौर से देखें, ये उन्होंने मॉडल पेपर आके अपने एक पहले दिया था और एक अभी वापस मॉडल पेपर आ गया। तो अगर आप नोट करें इस मॉडल पेपर में तो कितने पेजेस का ये आपको मॉडल पेपर दिया जा रहा है, ये तो मॉडल पेपर का सिर्फ क्वेश्चन है। बट अगर आप सिनेरियो देखेंगे, ठीक है, सिनेरियो देखेंगे, ऑलमोस्ट 23 पेजेस का सिनेरियो। अच्छा, 23 पेजेस का सिनेरियो है और पूरा एक ही सिनेरियो है। मतलब अगर मैं, सॉरी थोड़ा बीच से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं शुरू से देखूँ, ये आई कैप का जो मॉडल पेपर आया था, इतना आप देखें 23 पेजेस का है और पूरा जिसे कहते हैं एक ही सिनेरियो चल रहा है। तो इतने बड़े लेवल पे आई थिंक क्या कहते हैं सिनेरियो हमने आई गेस पीछे आई के आपके किसी भी पेपर में नहीं देखा। इनफैक्ट MSc2 में भी नहीं देखा। MSc2 को भी पेपर को भी अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो MSc2 का जो पेपर होता था वो भी आई गेस मेरे ख्याल से हमारा 12-15 पेजेस से ज़्यादा का नहीं होता था। ठीक है, कुछ हमारे पास MSc2 की यहाँ पे चीज़ें, खैर चलें वो बाद में देख लेंगे। तो केस स्टडी पेपर में आप देख रहे हैं कि पहले तो आपके पास जो है वो 23 पेज का क्वेश्चन है, फिर 12 पेज का अलग से क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो आपको पेपर वाले दिन मिलेगा। अच्छा, ये प्री सीन आपको पेपर से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मिल जाएगा। ये वाला जो मटेरियल है, इसको देख के आपने जितने भी पॉसिबल सवाल आपके जहन में आ सकते हैं वो सारे आपने जहन में डालने, और फिर उसके बाद आप जो है ना क्या कहते हैं चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, एक और बात मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि ये देखें अपेंडिसेस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये पूरा जिसे कहते हैं ना कि आपका अल्लाह भला करे, इसी तरह चलता रहेगा। आप देखें कितने अपेंडिसेस हैं, 7-8 अपेंडिसेस, बल्कि 9 अपेंडिसेस। 10th अपेंडिस भी आ गया ये। 10th अपेंडिसेस वाला पेपर है। नॉर्मली इतने अपेंडिसेस हमारे MSc2 में नहीं होते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आई थिंक हमारा एरिया है।
अच्छा, मैं चाहूँगा क्या कहते हैं, इसमें बीएफडी और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया तो वैसा ही है जैसे पहले था। ठीक है। मेन जो फर्क है ना इसमें, हमारे पास मेन जो फर्क है वो ये है कि एसपीएम का जो एरिया है वो पहले मौजूद नहीं था हमारे पास। एमएसए 2 में इतना डिटेल में मतलब मौजूद मौजूद था, मगर एसपीएम लोग पास करके आते थे। मगर अब ऐसा हो गया है कि नहीं, आपको एसपीएम का एरिया भी पढ़ना पड़ेगा। तो सर फुरकान, मैं चाहूंगा आप जरा चीज़ों पर रोशनी डालें। सर, आप अनम्यूट हैं। एक मिनट। जी सर फुरकान। अस्सलाम सर। वालेकुम स्टूडेंट्स। जी जी। जी सर, मैं आवाज़ आ चाहूंगा रही है। सर इसको ग्रिड को भी लेके चलें और थोड़ी अप्रोच भी बताएं कि हमारी क्या होगी। और आप बल्कि स्क्रीन भी आप शेयर कर लें, मैं कहूँगा, ताकि वो जो कंटेंट आपने दिखाना है वो बच्चों के सामने आ जाए। मैं स्टॉप कर दूं शेयर? जी जी। एक मिनट में ज़रा। अच्छा, एमएसए 2 से थोड़ी ज़्यादा एफर्ट दरकार होगी। एमएसए 2 से डिफरेंट लेवल ऑफ प्रैक्टिस दरकार होगी। एमएसए 2 में एडवांटेज था कि एसपीएम पास करके हम आते थे, यहाँ पे एसपीएम का पेपर खत्म हो चुका है। तो एसपीएम को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एसपीएम नहीं पढ़ा हुआ या एसपीएम आपका पास नहीं हुआ हुआ या एसपीएम आपने कभी देखा ही नहीं है, तो आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी आपको सर फुरकान पूरी अप्रोच बताएंगे, मगर मैं मोटा मोटा बता दूं, एमएसए 2 से जो डिफरेंस है ना वो ये है कि वहाँ एसपीएम बच्चा पास करके आता था। तो वहाँ में एसपीएम के एरिया में इतनी मेहनत भी करानी पड़ती थी, हम सिर्फ प्रैक्टिस कराते थे। मगर अब यहाँ पे मेहनत भी करानी पड़ेगी, क्लासेस के अंदर एसपीएम का एरिया पढ़ाया जाएगा आपको इस पेपर को समझाने के लिए, वरना आपका ये पेपर जो है वो उतना अच्छे से इफेक्टिवली तैयार नहीं हो सकेगा जितना होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि यहाँ का जो सिनेरियो है वो पिछले वाले एमएसए 2 के सिनेरियो से काफी एक्सटेंसिव है और काफी प्रैक्टिकल है और काफी लेंदी है। जी सर, तो जी। मैं स्टॉप कर हम्म, जी जी दूं? जी सर, आप। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर, आप स्क्रीन शेयर कर दें, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। तो सर थोड़ा सा अप्रोच, और उसके बाद आप थोड़ा सा आपने कुछ दो तीन मॉडल छोटे से क्वेश्चन बताएं ताकि आज की हमारी क्लास में पढ़ाई भी हो जाए। वो मैं चाहूंगा कि वो भी आप डिस्कस कर लें बच्चों से, ताकि आज की क्लास फ्रूटफुल रहे, सिर्फ इंट्रो ना रहे। इंट्रो से हम आगे चले, इंट्रो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले ना मैं ज़रा आप लोगों से ये डिस्कस कर लेता हूँ, और आप लोगों से बल्कि एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। वो सवाल ये है कि मुझे ये बताएं, ओवरऑल इंट्रोडक्टरी सेशन जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल पे वैसे अवेलेबल है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें हमने जो डिस्कस किया था जैसे सर ने कहा, तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि अप्रोच क्या होगी, तो मैं ब्रॉडली स्पीकिंग आपको अप्रोच बता देता हूँ। देखिए, 3 पार्ट्स में अगर मैं ओवरऑल अप्रोच की बात करूँ ना, तो आप उसको चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप है ना हमसे पढ़ रहे हो, तो 3 चीजें है ना आपके जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले कि भाई मुझे नॉलेज बेस डेवलप करनी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो नॉलेज बेस है जिसको मैं बीएफडी, अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग बात करूं, तो बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजन, बिजनेस मैनेजमेंट, टैक्स, एथिक्स, गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी, बेसिकली ब्रॉडली ये सिलेबस में एरियाज हैं जो आपको कवर करने करने हैं, ठीक है ना। अब इसमें इशू क्या है, मसला क्या है। सबसे पहले आप लोगों से ये सवाल है कि फॉर एग्जांपल अगर बीएफडी वाला एरिया है, चाहे वो एमएसए 2 में था या स्ट्रेटेजिक केस स्टडी में, अभी मैं अगली बात पे आऊंगा कि डिफरेंस क्या है, और वो किस तरीके से आपको इसमें कैटर करना है। लेकिन आप लोगों से एक सवाल है, जरा मुझे चैट पे जवाब दीजिएगा। सर, मेरे पास चैट अवेलेबल हो जाएगी ना? मैं आपको चैट अवेलेबल करवा देता हूँ, एक मिनट। अब आप हो जाएगी सर। ठीक है। तो आप लोगों से सवाल है, और मुझे इसका जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कि अगर बीएफडी वाला एरिया टेस्ट हो रहा है स्ट्रेटजिक केस स्टडी के पेपर में, ठीक है, या बीएम वाला एरिया टेस्ट हो रहा है, या टैक्स और एथिक्स और गवर्नेंस जो जो एरिया पे टेस्ट हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये डुप्लीकेशन है जो इस पेपर में भी टेस्ट हो रहा है? क्या ये डुप्लीकेशन है? आप लोगों से एक सवाल है, जरा आप लोगों का भी माइंड ऑपरेट करवाए ना। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज है जो पेपर में डिफरेंट होगी, जो आपको आपको बाकी पेपर्स के मुकाबले में, यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे टेस्ट की जा रही है? क्या कोशिश की जा रही है इस नए पेपर में? टेस्टिंग लेवल। अच्छा, एक मेरे पास आ गया, थ्योरी होगी। अच्छा, थ्योरी होगी,
मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको assumptions बता देता हूँ। जब एमएसए टू था, अभी तो थोड़ा सा सिनारियो और भी डिफरेंट हो गया है, ठीक है ना। लेकिन जब एमएससी टू का पेपर था तो उस वक्त तो एसपीएम भी होता था। तो उस वक्त आपकी बात, ये जो पूरा मेरे पास नाम नहीं आ रहा, मोस्ट कहने कि थ्योरी होगी, तो सर थ्योरी तो पहले भी होती थी। अच्छा, मैं एक और सवाल करता हूँ कि बीएफडी वाला जो एरिया टेस्ट हो रहा है, बीएफडी वाला जो एरिया टेस्ट हो रहा है उसमें क्या डिफरेंट होगा? वो तो अभी भी पेपर एग्जिस्ट करता है और वो तो इसी तरीके से टेस्ट हो रहा होगा। अच्छा, प्रैक्टिकल अप्रोच मिक्स विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल सिनारियोज, प्रैक्टिकल नॉलेज। प्री सीन होगा, वो तो आपने नाम ले लिया ना, पेपर में प्री सीन होगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। लेकिन डिफरेंट क्या होगा? डिटेल्ड प्रैक्टिकल नॉलेज, प्री सीन इंफॉर्मेशन नई चीज है, प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल सिनारियोज, एप्लीकेशन, इसमें लॉजिक्स पर बात होगी, कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन ऑफ अ कंपनी, बीएफडी, थ्योरी डिटेल में टेस्ट होगी, अप्लाई करवाना, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब है ना, जरा रुक जाएं और गौर से सुनिएगा। मैं अभी एक वर्ड यूज करूंगा, उसको जरा जहन में लेके आए और फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये बीएफडी वाला मेरे पास नॉलेज बेस है, चाहे वो बीएम वाला नॉलेज बेस है, टैक्स, एथिक्स, गवर्नेंस, ये जो जितना भी नॉलेज बेस है, इसको मैं कहता हूँ टूल्स। क्या कहा जाता है? टूल्स। ये एज अ टूल यूज होगा टू इवेलुएट द बिजनेस सिनारियोज। एंड असल में जो आपका यहाँ पे टेस्ट होगा वो बिजनेस अक्यूमेंट, आपकी जो टेस्टिंग होगी वो डाटा एनालिसिस की स्किल। आपका जो टेस्ट होगा, आप सिनारियोज में से किस तरीके से इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं, आपसे टेस्ट होगा। ये मैं अगली जो बात कहने जा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत दफा अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेके आऊंगा और वहां से आपको बात समझ में आएगी कि रिक्वायरमेंट को आप कितना अच्छे तरीके से समझ। अच्छा, आज से पहले आपके पास फॉर एग्जांपल टैक्स का पेपर आता था या बीएफडी का पेपर आता था, तो आपसे एक सवाल और करने जा रहा हूँ, उसका भी सोच समझ के जवाब दीजिएगा और हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। वो ये कि आप कितना ज्यादा टाइम लगाते हैं या कितना फोकस करते हैं, या आपके जहन में कितना इंपॉर्टेंस होती है इस बात की कि मैं रिक्वायरमेंट सही से समझ जाऊं फिर जाके सवाल को सॉल्व करूंगा। जी, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता? ये बस आपके जहन में होता है कि हाँ भाई रिक्वायरमेंट पड़ी, उधर से नजर आ गया, आपने, आपको आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर एग्जांपल एनपीवी का क्वेश्चन है, आपको पता है एनपीवी क्या होती है, उस इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट को समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर जब हम जब 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 अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा अभी कि जब स्टार्ट करोगे। अच्छा, अब अगला सवाल एक और है, वो भी उससे भी ज्यादा आपको है ना अप्रोच में, यानी कि वो जो कहना चाहिए 360 डिग्री अप्रोच है, आपको बिल्कुल बेस से लेके चलना है एक चीज, ठीक है ना। अब मैं मुझे ये बात का जवाब दें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पेपर में वो कौन सी स्किल्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप कहते हैं कि यार ये अगर नहीं होगी ना तो पेपर किसी सूरत पास हो ही नहीं सकता। हाँ, बाकी मुझे अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आते, तो भाई हो सकता है वो कॉन्सेप्ट ही टेस्ट ना हो, या आपको अगर पार्शियली भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप फिर भी हो सकता है पास कर जाएं। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है कि अगर वो आपने नहीं की तो आपको बिल्कुल भी ये पेपर पास हो ही नहीं सकता। मुझे खुशी हो रही है बहुत ज्यादा लोगों ने बड़े रेलेवेंट जवाब दिए हैं। उसमें सिनारियो लिंक आंसरिंग, डाटा गैदरिंग, ड्राफ्टिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग द सिनारियो, एनालिटिकल स्किल्स। तो सर आप लोगों के जवाब मोर और लेस बिल्कुल सही हैं। लेकिन एक चीज इसमें समझने की, जो सबसे पहली चीज जब आप पेपर में बैठेंगे, सबसे पहली जो चीज होगी जिससे स्टार्ट होगा वो होगा रीडिंग स्किल्स, वो होगी डाटा एनालिटिक्स की स्किल्स। वो है कि आप सिनारियो में से कितना मेमोराइज कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सिनारियो में कौन सी इंफॉर्मेशन बैक एंड इंफॉर्मेशन है, कौन सी फ्रंट एंड है। अच्छा, ये जो मैं अभी आपको जितनी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली आज मैं अभी एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा भी, ताकि आपको ना एक जी। आज जब आप इंशाल्लाह उठेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि यार देखो ये चीज मुझे करने जाना है पेपर में, ठीक है ना। और आज जो आपके पास एग्जांपल्स होंगी वो तो बहुत छोटी एग्जांपल्स होंगी, इससे बहुत ज्यादा जाके करना है। तो सर आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहली जो चीज है जो आप पेपर में बैठ के कर रहे होंगे वो रीडिंग है। सही कह रहा हूं मैं? तो मैं आपको एक, ये हमने अपनी जो एमएसए टू की बुक थी उसमें पैरामिड डेवलप किया था, और वो ही यहाँ भी
रेलेवेंट है, इसलिए आपको मैं शो कर देता हूँ। वो भी यहाँ भी रेलेवेंट है। और मैं आपको जरा, जी सर, ये वाला अभी चला गया। जी आई जी थिंक। जी। जी। अच्छा, सबसे पहले आपके ध्यान में क्या होना चाहिए? रेलेवेंट आइडिया। सही है, आपको पता होना चाहिए रेलेवेंट आइडिया कैसा है, कैसा आएगा। आपने रिक्वायरमेंट सही से समझी होगी तो रेलेवेंट आइडिया आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्किमिंग एंड रीडिंग स्किल्स। फिर इसके बाद आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज, जिसमें जिसको मैं टूल्स कहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टडी केस स्टडी किस तरह डिफरेंट भी है। और अब जो है ना, क्या क्या चीज ऐसी है जो आपको यहाँ एमएससी टूल से भी अब मतलब लेवल जाके जो है ना उसको करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट, राइटिंग स्किल्स। और फिर उसके बाद आती है जिसको मैं कहता हूँ, जब आप ये चीज डेवलप कर लेंगे तो बिजनेस अक्यूमेंट या स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस या बिजनेस अक्यूमेंट्स की स्किल। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ तक पहुंचना है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो ये जिस तरीके से आपको बताया गया ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं से भी रैंडमली स्टार्ट कर लें। मतलब आप कहें फॉर एग्जांपल कि यार मैं जो हूं ना, मैं एक काम करता हूँ, अभी ड्राफ्टिंग कर लेता हूँ, ड्राफ्टिंग जितनी ज्यादा करूंगा उतना बेहतर होगा। हाँ, ये मैं सारी चीजें जो है ना बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के में इसको साथ साथ चलाता रहूंगा। ऐसा नहीं है, आपको एक हद तक जाकर रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। उसकी वजह ये है, उसकी मैं आपको सिंपल वजह बता देता हूँ, और वो काफी रेलेवेंट है, आप उससे ना काफी लिंक भी करोगे। अभी जब हम डिटेल में थ्योरीज पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, एमएसए टू में तो ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते थे कि एसपीएम पढ़ के आते थे। लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा मुश्किल जो चीज लगेगी जब हम आपको लाइव सेशंस करवा रहे होंगे और प्लस रिकॉर्डेड सेशंस भी डाल रहे होंगे, उसमें सबसे मुश्किल चीज क्या होगी, जरा सोच के बताएं। सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या होगी? मैं आप लाइव बैठे हुए हैं मेरे सामने, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या सर सबूत पढ़ा रहे हैं, सही है, या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, या इवन आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, सर सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या है ड्यूरिंग स्टडीज? मुझे खुद, अब आप खुद से सोच के बताएं। जी, क्योंकि आपको ये पता है ये थ्योरी का पेपर है, आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे दी गई। किसी हद तक ये एक्सपेक्टेड है कि आप है ना वो इंट्रोडक्टरी सेशंस लेके आ रहे होंगे। नहीं भी लेके आ रहे तो आप एक दफा देख लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि सर इसमें रीडिंग करनी है, सर इसमें आपने सिनेरियोज को समझना है, रिक्वायरमेंट समझनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, इन सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि ओवरऑल आपको आइडिया तो है ना कि थ्योरी क्या होती है, आपको पता है ना कि बीएफडी का पेपर क्या है, टैक्स क्या है, एथिक्स क्या है, गवर्नेंस क्या है, ओवरऑल आइडिया है। मुझे ये बताएं कि सर आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल आपको जो चीज तंग करेगी वो क्या होगी ड्यूरिंग स्टडीज? ड्यूरिंग स्टडीज की बात हो रही है, अभी मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा। क्या ऐसी चीज है जो आपको तंग करेगी? जी, फोकस। जल्दी। सर चैट, क्या बोल रहे हैं सर? एकदम फोकस आजकल बच्चों का बड़ा आउट हुआ है वैसे तो, खैर। बच्चे कहते हैं सर वो, फोकस ही नहीं हो पाता मैं सोशल सर मीडिया उसी की पे आ वजह रहा हूँ। से, खैर। नहीं सर, इसके पीछे भी पूरी साइंस है, क्या वो किसी और जगह डिस्कशन करेंगे। वो मसला यही है ना कि टिकटॉक है, जो शॉर्ट वीडियोस हैं, इसने हमारे माइंड के साथ बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वही जिसमें बात है। टेम्पटेशन फोकस। और वो बहुत बढ़ गई है। अब जो है ना आपका फोकस, यानी कि स्ट्रेटेजिकली आपने आपने अपने, मैं अपने जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिकली कुछ चीजें हमने अपने साथ ऐसी की हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जिसमें फोकस वाकई में बहुत आउट होगी। अच्छा, अब मेरे पास चैट आ रहा जी जी, चैट में क्या है। आ रहा है आपके पास? सर मेरे पास आ रहा है डिस्कस एसपीएम डिसिप्लिन थ्योरी, फोकस 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 ही आ रहा है सर, आपका वाला था। बीइंग रेलेवेंट टू केस, नो बेंचमार्किंग, लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस। सर सबसे ज्यादा मुश्किल चीज मैं आपको बताता हूँ, ये सर टाइम ने बड़ी, एक ही मुझे आंसर मिला, रीडिंग। आप यकीन करें सबसे ज्यादा मुश्किल चीज रीडिंग हो। और मैं हमारे पास सर आपको पता होगा, आपने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी सुने होंगे कि सर जब थ्योरी हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें नींद आती है, या थ्योरी हम देख रहे होते हैं हमारा इंटरेस्ट उस तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा। अब है ना एक चीज मैं आपको कहूंगा और आप उससे ना फौरन लिंक करो। जिस बंदे को या जिस स्टूडेंट को या जो हमारे साथ अल्लाह का बंदा पढ़ रहा है या खुद से पढ़ रहा है, उसको थ्योरी पढ़ते वक्त, थ्योरी को देखते वक्त नींद आती है, तो आप यकीन करें, आप यकीन रखें, ये बात नोट कर ले अपने पास कहीं भी, कि आप जब एग्जाम में बैठे होंगे ना बिल्कुल एग्जैक्ट वही सिचुएशन होगी। अच्छा, अब आप ये कहेंगे सर ऐसा तो नहीं होता, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सिर्फ वहां पे डिफरेंस ये होगा क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है, तो सिर्फ आप प्रेशर में आकर थ्योरी पढ़ रहे होंगे, आपको थ्योरी
यानी कि वो जो वहां पे रीडिंग की आदत क्योंकि नहीं है, तो आप सिर्फ प्रेशर में आके काम कर रहे होंगे। जो प्रेशर में जब आप आके काम कर रहे होंगे, तो उसमें कोई प्रोडक्टिविटी या कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी वजह से आपका मैं कहना चाहूँ पेपर को फेल होने का रिस्क। अल्लाह ताला सबको पास कराए। लेकिन फेलियर की वजह क्या है? आपने रीडिंग की आदत ही नहीं की। और अब तो जैसे कि सर ने दिखाया, पहले तो सर 14 15 पेजेस का एक पेपर होता था। अब तो आपके पास एक बहुत बड़ा, यानी कि 30 40 पेजेस का पेपर बिफोर एग्जाम आएगा। सही है? उसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। और फिर उसके बाद आप एग्जाम में जाके बैठेंगे, जहां पर आपको वो जो आपने 15 20 दिन पहले या एक महीने पहले पेपर आया है, वहां से लिंक बना के इस एग्जाम को पहले लिंक करना है। आप मेरी बात समझें। तो वो जो पेपर 15 20 दिन पहले आया, वहां आपने जो पढ़ा, वो वहां उसको लिंक करना है उस सिनारियो को एग्जाम के क्वेश्चन से। और फिर एग्जाम में जो सिनारियोज आए या क्वेश्चंस आए, उसको लिंक करना है नीचे आंसर से जाकर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ये लिंकिंग होगी कैसी? ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक किया है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग। मैं इतना ज्यादा टाइम रीडिंग पे इसलिए जाया कर रहा हूँ कि सर MSA 2 में भी होता यही था कि इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, और फिर बच्चा एंड में जाता है और उसमें वो आदत ही डेवलप नहीं होती। वो इस बार हाँ तो अब मैं एसपीएम का भी मसला है ना सर। इस बार तो हाँ एसपीएम अब वाला एरिया भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद आप इधर पोल भी करवाए ना, जरा पूछें। जी जी। अच्छा अब है ना, एक और चीज जैसे सर ने कहा कि है ना SPM के एरिया, मुझे बताएं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ी हुई जो हमारे साथ इस वक्त हैं? जी। कितने लोगों को पता है वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? MSA 2 के सेक्शन में बैठा था, SPM पास है। अच्छा सर देखें, और बाकी सब लोग भी, कि अभी तो फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड स्कीम से आ रहे हैं हमारे पास इस वक्त जो स्टूडेंट्स है, तो बहुत सारे लोगों को एक्सपोजर है। तो मैं कह सकता हूँ कि शायद अभी जो आंसर आ रहे हैं उसमें शायद 50% 60% स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिन्होंने SPM कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, SPM की किया हुआ है पेपर को। तो मैं कह सकता हूँ कि चलो जो आपकी थ्योरी वाला एरिया है वो फिर भी आपने एक दफा रीड किया हुआ है। अब रिस्क और बढ़ जाता है। और ये यकीन करें कि अभी परसों ही जब रिजल्ट आया था ना, तो एक स्टूडेंट से डिस्कशन हो रहा था, वो काफी रेलेवेंट है, तो मैं आपसे जरा इसको मैं बताता हूँ। तो उसने पहली अटेम्प्ट दी थी तो वो फेल हुआ था, वो फिर सेकंड अटेम्प्ट में हमारे साथ आया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पास हुआ। बताने का मकसद ये कि हमसे पढ़ा तो पास हुआ। मैं आपको बताता हूँ अप्रोच में या सोच में क्या डिफरेंस आया। वो कहता है कि मैंने उससे पूछा कि आपने क्या डिफरेंट किया, क्या ऐसी चीज है जिसको मैं कह सकूं। तो उसने कहा कि जब मैं पहली दफा जब अटेम्प्ट दे रहा था ना, तो उस वक्त मेरे माइंड में था कि SPM की जो थ्योरी मैंने पढ़ी हुई है उसको दोबारा देखने की जरूरत है नहीं, रिवीजन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ ड्राफ्टिंग से। डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ ड्राफ्टिंग से। अच्छा वो काफी रेलेवेंट डिस्कशन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ये शिकायत होती है। वो कह रहा था कि मैंने सर इतने सारे क्वेश्चन किए थे पहली अटेम्प्ट में, ICW की जो उसका क्वेश्चन बैंक है उसमें कोई 30 40 क्वेश्चन है, वो तकरीबन 25 30 क्वेश्चन मैंने लिखे थे उसमें से, यानी 20 25 क्वेश्चन। इतनी प्रैक्टिस की थी। आई कैप के जो पास पेपर्स थे वो तकरीबन सारे ही जो लास्ट 5 ईयर्स के थे वो देखे भी थे और मैंने अटेम्प्ट भी किए थे। जितनी ड्राफ्टिंग कर सकता था की थी। जब मैं पेपर में बैठा तो मैं उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। और उसने एक और बात बताई, मैंने कुछ क्वेश्चंस में परफॉर्म किया, ये वही क्वेश्चंस थे जो कि मैंने कहीं ना कहीं अटेम्प्ट किए थे। अब है ना, मैंने उसको जो जवाब दिया वो जरा गौर से सुनिएगा। जब उसने ड्राफ्टिंग इतने सारे क्वेश्चंस की थी, सही है, गौर से सुनिएगा, इतने सारे क्वेश्चन उसने ड्राफ्ट किए, सही है, और बार बार किए, तो वो ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं थी। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से अप्रोच में क्या डिफरेंस आता है और आपको समझ में भी बात आई। वो ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ रटता था या याद किया जा रहा था अनकॉन्शियसली, क्योंकि उसने एक दफा लिखा उसको दूसरी दफा याद हो गया। सही है ना? अब जब एग्जाम में वो बैठा तो हुआ ये कि जो क्वेश्चन उसने पढ़े हुए थे जो याद थे उसने अटेम्प्ट कर लिए, जो नया सिनारियो आया उसको वो परफॉर्म नहीं कर पाया। सही है ना? अब इसका मतलब ये है कि जो रीडिंग की स्किल्स है उस वक्त आपने ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी। जब ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास नॉलेज है, नॉलेज बेस है या नहीं है, उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी। ये एक होलिस्टिक व्यू है, हर चीज को डिफरेंट तरीके से करना है। तो मैं इसका क्या मतलब ले रहा हूँ, क्या मतलब है इसका?
जब आप रीडिंग कर रहे होंगे ना, एक टर्म मैं यूज करता हूँ अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग, इंशाल्लाह वो आपको दिखाऊंगा भी, और वो समझ में आ जाएगी ऐसा ऐसा जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे। तो जब आप रीडिंग कर रहे हो ना, उस वक्त एक बड़ा मसला होता है कि सर मुझे नींद आती है, तो आप सिनारियो के साथ, क्वेश्चन के साथ, या कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, चाहे थ्योरी पढ़ रहे हैं, चाहे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप उसके साथ इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है? इंटरेक्ट करने का मतलब ये है, कोई भी की जार्गन, कोई भी कीवर्ड या कोई भी ऐसी चीज अनस्ट्रक्चर्ड वे में, विदाउट एनी रीजन, कि आप इसको इसके बारे में सोचें कि आप मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, उस वक्त तो हम कॉपी पेन कहते थे, अब तो जाहिर सी बात है लैपटॉप है या कंप्यूटर है, वहां पे आप कीबोर्ड से कर रहे होंगे, विदाउट एनी रीजन फॉर रेफरेंस के मैं फ्यूचर में इवन इसको दोबारा देखूंगा भी, आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है। इसे दो तीन और ये इतनी जबरदस्त चीज है, आप यकीन करें मैंने पर्सनली इसको जब मैं आज से 3-4 साल पहले पेपर ये वाला दे रहा था, तो इसमें मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, और अलहमदुलिल्लाह जिसने प्रैक्टिस की है, क्यों, इससे क्या होता है, एक तो आपको नींद नहीं आएगी, आप थ्योरी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होगे, ऑटोमेटिकली आपकी वोकैब डेवलप हो रही होगी। और एक और बात, कि सर पूरा पूरा क्वेश्चन करना, ये एक तरह की लग्जरी है, हर कोई नहीं कर सकता, हर वक्त इतना टाइम नहीं होता। तो जब आपके पास 15 मिनट है, आधा घंटा है, 20 मिनट है, 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, उसमें आपने ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपकी एक तरह से राइटिंग प्रैक्टिस भी हो। तो आपने जब रीडिंग करनी तो सिर्फ रीडिंग पे फोकस करना है। अब एक और बात, अगली बात आती है, जैसे जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने, वो कहते हैं ना एक चीज कांस्टेंट है, तो वहां पे आपने अपने अपने आप को उस तरीके से टेस्ट नहीं करना कि आप देख रहे हैं कि यार मैं पहली दफा कोई सवाल करने जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो लेवल भी आएगा, लेकिन जब आपने शुरू में ये काम करना है ना, क्योंकि होता ही है कि आप जब खुद से करने की कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और फिर आप छोड़ ही देते हैं। ठीक है ना? तो उसका एक अच्छा तरीका ये है कि जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन भी देखें, उसका आंसर भी देखें, उसको राइट भी करें। खैर ये छोटी छोटी चीजें ही आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, अभी मैंने एज एन एग्जांपल आपको बता दी, ताकि आपके ध्यान में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर थ्योरी हम कहाँ से पढ़ेंगे? ठीक है, तो हमारे पास है ना 2-3 सोर्सेज हैं जिनसे हम थ्योरी को कवर कर सकते हैं। बीएफडी वाला एरिया सर, उसके बारे में आप जरा मुझे गाइड कीजिएगा, अगर मैं आपकी बात डिफरेंट है। जहां तक मैं समझता हूँ, बीएफडी वाला जो एरिया है, उसको आप अपनी रजिस्टर है या प्रायर नॉलेज है, जहां से आपने पढ़ा है वहां से देख सकते हैं। सर हमने क्या कहते हैं बीएफडी के कुछ स्पेसिफिक लेक्चर्स भी डाले हुए हैं, जो आपका जो बीएफडी वाला नॉलेज बेस वाला एरिया है, उसको कवर करवा रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, मतलब आप हमारे लेक्चर्स में से वो भी कवर कर सकते हैं, और आप अपना जो आपका वो है उसको भी कवर कर सकते हैं। जहां तक एसपीएम बाकी एरिया की बात है, उसमें बीएम की नॉलेज आ गई, टैक्स की नॉलेज आ गई, टैक्स गवर्नेंस, वो इंशाल्लाह हम कवर करवा रहे होंगे, यानी कि कम्प्लीटली एज इफ कि आप वो पहली दफा पढ़ रहे हैं। वो इसलिए वो इसलिए कवर करवा रहे होंगे कि उन बच्चों के लिए जो कि पहली दफा पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो अगर इन्होंने थ्योरी पढ़ी भी है, तो उनकी रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो हमें तो होलिस्टिकली देखना है, तमाम स्टूडेंट्स को कवर करना है, तो हम वो करवाएंगे। हाँ देखें, अब ये आपकी जजमेंट है, अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं इतने लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं लूंगा, थ्योरी वाले फॉर एग्जांपल एरिया है, उसमें हमने, एक एग्जांपल देता हूँ, चैप्टर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस का चैप्टर है, उसमें मैंने फॉर एग्जांपल पूरी थ्योरी कवर करवाने के लिए 3 घंटे लगाए हैं, सिर्फ थ्योरी की कवरेज के लिए। और आप कहते हैं नहीं यार ये 3 घंटे के लेक्चर्स में नहीं लेता, मुझे तो थ्योरी आती है, तो मैं फिर आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट कुछ लेक्चर, यानी कि उसमें मैं कहता हूँ एटलीस्ट एक पूरा चैप्टर आप कंप्लीट लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, खुद से रिवाइज भी कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अप्रोच को समझें। सही है? अप्रोच को समझें। अच्छा, जहां तक बात आई टोटल आर्ट्स, तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह एस्टिमेशन शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं यानी कि बात करूँ, एक अप्रोक्स यानी कि सिर्फ अगर बात करूँ, तो बीएम का जो थ्योरी वाला एरिया है, सिर्फ बीएम टैक्स एथिक्स और गवर्नेंस, अगर हम इसकी बात करें, तो कोई 8-10 कॉन्सेप्ट्स हैं या 8-10 चैप्टर स्केल हैं कि जिनको हम कवर करवा रहे होंगे एवरेज थ्योरी वाले एरिया में। हाँ, लेक्चर की देखिए सीक्वेंस ये होगी, लेक्चर की मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, कि जब जो लाइव लेक्चर्स आपके पास अपलोड होते रहेंगे, तो आप उनको उसी तरह, यानी कि हम लेक्चर वाइज आपको बताया जाएगा। अभी तो जो आपके पास पोर्टल अवेलेबल है, तो वो, उसमें बीएफडी ऑलरेडी कवर है, बीएम के जो कुछ स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाले में जो स्टार्टिंग है, तो आप
अगर बीएम वाला एरिया है, पीएम टैक्स एथिक्स, उसको बिल्कुल अलग लेके चले। हमने पोर्टल में आपने देखा होगा बिल्कुल अलग अलग किया हुआ है। बीएफडी वाला एरिया उसको अलग लेके चले। तो उसकी सीक्वेंसिंग यही होगी कि बीएफडी और बीएम दोनों को साथ लेके चलना है आपने। अगर आपके कॉन्सेप्ट बीएफडी के नहीं क्लियर हैं, तो आप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाले जो है ना लेक्चर से स्टार्ट करें। और बीएम के तो मैंने आपको जैसे बताया, वो आपको सीक्वेंसिंग उसी तरह का मिल जाएगी। देखें, जिन्होंने MSA 2 के लेक्चर ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो उनके लिए तो मैंने आपको बताया ना। अच्छा, मुझे ना आपको आज एक एग्जांपल भी दे दिए, तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। नहीं, कोई एक राशिद, एक सिलेबस में जो है ना मेजर चेंज मुझे जो नजर आया वो सस्टेनेबिलिटी वाले टॉपिक से। सस्टेनेबिलिटी MSA 2 में उस तरीके से टेस्ट नहीं होता था। अब सस्टेनेबिलिटी भी हमारे कोर्स का पार्ट है। इसके अलावा कोई मेजर नहीं है। MSA 2 की बुक बिल्कुल रेलेवेंट होगी, बिल्कुल रेलेवेंट होगी। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। और आपको ICAW के लेक्चर्स, सॉरी, ICAW की बुक से मैं थ्योरी वाला पार्ट करवा रहा हूँ। क्योंकि देखिए थ्योरी जो है, सही है ना, बीएम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सर कॉन्सेप्ट तो नहीं बदले ना। कॉन्सेप्ट तो हमें उसी तरीके से वहीं से प्रिपेयर करने हैं। अब उसकी जो एप्लीकेशन वाला जब पार्ट आएगा, अब मैं एप्लीकेशन पे आता हूँ, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। जिस तरह आपके पास अभी आईकैप का केस सिनारियो या केस स्टडी जो है ना अपलोड हुई भी है ना, उसमें आपने देखा होगा 3 हिस्से हैं उसके। जो 1 महीने पेपर पहले पेपर आपको मिलेगा, वो आपको दिया गया है उसमें। फिर एज एन एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन पेपर है और फिर आंसर, ठीक है ना। तो हम ये करेंगे सर, कम से कम दो ऐसे, यानी कि फुल फ्लैश पेपर हम आपसे करवाएंगे बिफोर एग्जाम। यानी कि एग्जाम का जो क्वेश्चन 1 महीने पहले आएगा ना, उस पर तो अलग से काम होगा। लेकिन दो कम से कम पहले से हम करवा लेंगे, ताकि आपके पास वो सरप्राइज एलिमेंट ना आपके लिए हो ना हमारे लिए हो। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, आई कैप के लेवल पर हमारे लिए भी बिल्कुल नया पेपर है, आप लोगों के लिए भी बिल्कुल नया है। सही है। तो वहां पे हम पहले से उसकी प्रिपरेशन करके रख लेंगे, कि जब एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये हमसे सवाल करते हैं, पहले भी किया था, कि सर क्या अगर मैं 1 महीने पहले स्टार्ट करूं तो पास हो सकता है पेपर। देखिए, मैं इसका जवाब ऐसा नहीं बिल्कुल दूंगा कि पास हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही, मैं आपको अगर कोई मुझसे पूछे कि सर सेल्फ स्टडी करके पास हो सकता है, तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी करके भी पास हो सकता है। लेकिन 1 महीने करने पहले करने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या है। उसके पीछे क्या अजम्पशंस है, क्या अजम्पशंस लेकर आप जाएं और बोलें कि हाँ यार मैं 1 महीने में तैयारी कर लूंगा। सही है। एक क्या क्या ऐसी अजम्पशंस होंगी कि 1 महीने पहले तैयारी कर लूंगा। सर उसके लिए आपके पास अजम्पशन होनी चाहिए, मेरा बीएफडी वाला एरिया इतना अच्छा हो कि अगर मेरे पास एनपीवी का क्वेश्चन आता है, फौरन मैंने कर सकता हूँ। एपीवी का क्वेश्चन आता है, फौरन कर सकता हूँ। सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर आ सकता है, आता है, फौरन मैं कर सकता हूँ। अगर मेरे पास बीएम का कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, मुझसे पूछा जाता है वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, मेरे से पूछा जाता है एक्विजिशंस और स्ट्रेटेजिक अलायंस में से अगर कोई ऑप्शन इवेलुएट करना हो, तो आप बताएं किस तरीके से इवेलुएट करेंगे। अगर मुझसे पूछा जाता है, अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन होंगी, तो मैं उसका रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाता है सर इथिक्स, इथिक्स से रिलेटेड कोई इम्प्लीकेशन है, कुछ सिनारियो दे दिया गया, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, ICW या आई कैप के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये फला काम किया है, या वो कोई मैनेजर है उसने ये काम किया है, सही है, अब आप उसके ऊपर लीगल इम्प्लीकेशन बता दें, तो आप बता सकते हैं। अगर आपने जब 1 महीने पहले बैठ रहे हैं, अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से क्लियर हैं, तो बिल्कुल फिर 1 महीने पहले पेपर आएगा, तो आपको सिर्फ पेपर देखना है और उसमें उसके उससे रिलेटेड सिनारियोज पे काम करना है। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, तो मैं फिर बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। और जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें नहीं होंगी, उसकी वजह ये है कि चाहे आपने पहले पढ़ा भी है, रिवीजन तो करना है। अगर आपने पहले पढ़ा भी है, तो आपने अपनी जो मैं कहता हूँ ना कि एज अ टूल उसको अप्लाई करना पहले सीखना है। अच्छा, अब आपको मैं एक 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 एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। अच्छा, इसके लिए पहले मैं क्या काम करूंगी ये भी मैं बता दूं। एक तो थ्योरी वाला 1 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे, 1 डेढ़ महीने के अंदर, कि थ्योरी जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाए। सही है, थ्योरी वाला पार्ट हम कोशिश करेंगे इसको क्लोज कर दें। अच्छा, एक और काम भी बड़ा मैं इंटरेस्टिंग कर रहा होता हूँ, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड स्टोरीज भी जो है ना आप लोगों से शेयर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि वो सारे काम जो कि रीडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम करते रहते हैं। उसको किसी तरीके से आपको इंटरेस्ट लाने के लिए, अब जैसे ये कि ना स्टक इन द मिडिल एक कॉन्सेप्ट होता है। मुझे पता है कितने लोगों को पता है ये स्टक इन द मिडिल वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर जो बैठे हैं कितने लोगों को पता है। किसी को ये कॉन्सेप्ट पता है स्टक इन द मिडिल क्या होता है?
अगर MS2 पढ़ा हुआ है हमसे तो बिल्कुल पता होगा। इसके ऊपर ICW का क्वेश्चन भी करवाया था मैंने। जेनरिक स्ट्रेटेजीज में कंफ्यूजन। एट सेम टाइम आप ये कहना चाह रहे हैं फॉलोइंग कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी एट द सेम टाइम, है ना? नहीं, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट तो नहीं है, स्ट्रेटेजिक डिफरेंट ड्रिफ्ट डिफरेंट होता है। अब कुछ लोगों ने मुझे बताया, और इसके अलावा किसी को पता है? हाँ या ना में जवाब दें। अब देखें आपको ये कॉन्सेप्ट, तो जाहिर सी बात है आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना? ये रिवीजन नहीं होगा तो ऑब्वियसली मसला होने वाला है। बहुत सारे लोगों के आंसर नो आ रहे हैं, नहीं पता। स्टक इन द मिडिल एक कॉन्सेप्ट होता है जेनरिक स्ट्रेटेजीज में। जेनरिक स्ट्रेटेजीज क्या होती है? जेनरिक स्ट्रेटेजी में कॉस्ट लीडरशिप आती है, नीश मार्केट आती है, फोकस और नीश और आपकी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? इसके बाद उसमें नो फ्रिल स्ट्रेटेजी भी है और डिफरेंट उसको और भी, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ये तीन ही होती है। अब वो उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं इसको आम अल्फाज में कहूँ, जैक ऑफ ऑल एक्सपर्ट ऑफ नथिंग, ये बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ख्याल है सईद, आपने जो जवाब दिया था, मैं ये कह सकता हूँ जैक ऑफ ऑल एक्सपर्ट ऑफ नथिंग, ये कहा जा सकता है? जी, ठीक है ना? यानी कि इसमें होता क्या है कि ये बड़ी अच्छी स्टोरी भी मैंने डेवलप की है। ये फॉल ऑफ समनाबाद मोटर्स। अब ये आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपके पास किस तरीके के सिनारियोज आ रहे होंगे और जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी। तो हुआ ये कि समनाबाद मोटर्स है, ये सिंपल सिनारियो। अब है ना, इस वक्त आप ये सुने इस तरीके से कि आप पहली दफा ये पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये आपको नहीं पता कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैं आपको बिल्कुल एक आम अल्फाज में, बिल्कुल इस तरीके से कि जिस तरह लाइक किसी ने कोई पढ़ा ही नहीं है, मैं उस तरीके से समझाऊंगा, सही है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं। ये छोटी सी स्टोरी है, 2-3 पेज की, सही है? जस्ट टू गिव यू एन फ्लेवर कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो समनाबाद मोटर्स एक कंपनी है। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है और ये गाड़ियां बनाते हैं। अच्छा, अब समनाबाद मोटर्स के बारे में क्या लिखा है? समनाबाद वॉज नाइदर लग्जरी ब्रांड लाइक सुलेमान ऑटोमोबाइल नोर अ बजट फ्रेंडली प्लेयर लाइक सखर कॉर्पोरेशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि ना ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, ना जेनरिक। अच्छा, मैं आपसे कहूंगा प्लीज एंड तक रहें। कुछ बातें एंड में आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ इसलिए अभी रोकी हुई है कि आपको फ्लेवर थोड़ा सा मिल जाए, आपको आइडिया हो जाए ना कि करने क्या जाए। तो ना ये क्या कहते हैं, हाँ हमने PIA के ऊपर एक सोचा है, PIA वाला एक रिसेंट सिनारियो था, उसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह, उस केस स्टडी को। देखिए ये वाली सारी चीजें ना बात की है कम से कम 1-1.5 महीने के बाद। अभी हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अभी हम सबसे पहले क्या कहना चाहिए, अपने आप को वार्म अप करें फॉर ऑल दीज थिंग्स। अभी से आपको बता दूंगा, अभी से मैं करवा दूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएंगे, आप कर भी लेंगे, लेकिन उसकी उतनी इफेक्टिवनेस नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही कि अभी से मैं आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दूं और आपको आप बहुत सारे लोग उन जैसे स्टक इन द मिडिल है, इसके ऊपर क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूं, तो बहुत सारे लोग कर लेंगे, सब कर लेंगे मेरे साथ, सबको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन आपका अपना माइंड नहीं चलेगा। सही है? हाँ, ICW की जो है ना, मैंने बताया ना, ICW की वर्कबुक को हम फॉलो कर रहे होंगे फॉर थ्योरीज, ठीक है? तो वो आपके साथ और हमारा जो नोट्स है वो भी आपको शेयर होते रहेंगे। अभी हम MS2 वाली हमारी वो जो बुक है थ्योरी वाले पार्ट के लिए, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये अभी अप्रोच चलेगी ऑब्वियसली, एक नई चीज है, लेकिन उसको साथ साथ हम डेवलप भी करते रहेंगे आपके साथ। और थ्योरी वाली जो बात है, थ्योरी वाला पार्ट है, उसको ICW से आप रेफर कर सकते हैं, वर्कबुक से। बिल्कुल आपको लेक्चर प्लान भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? जी जी, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स वाली बुक है वही, MS2 की, उसको हम फॉलो करेंगे फॉर थ्योरी वाले हिस्से के लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि MS2 वाली अप्रोच ही लेके चलेंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए थ्योरी तो चेंज नहीं हुई ना, थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो वही रहे ना, तो उसको हम उसी तरीके से करेंगे। बुक कहाँ से मिलेगी? बुक इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, सॉफ्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी, तो सबके पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? और मैं आपको अ, उसका पूरी बुक आपसे शेयर नहीं करूंगा, जाहिर सी बात है, जो मुझे रेलेवेंट लगेगा वो आपसे वक्तन फवक्तन शेयर करता करता जाऊँ।
आपने कहा MS2 2 दफा मैं दे चुका हूँ, मेरा यही पेपर रहता था। मैंने आपको बताया ना, आपके साथ ये जो आप कह रहे हैं ना कितने आवर्स होंगे, ये सारी एक्सपेक्टेड आवर्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा MS2 वाला पेपर है, वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूँ। देखिए, उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अभी वो वाला जो काम पहले हो गया उसको हम थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं मोहम्मद, आपने 3 दफा अटेम्प्ट किया है, और आपकी ये चौथी अटेम्प्ट होगी या केस स्टडी की? हाँ, सबके लिए एक ही पेपर होगा। 3 दफा आपने अटेम्प्ट किया। तो आप मुझे बताएं कि आपको आपका माइक में देखता हूँ, ऑन कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया? जी। मोहम्मद कह रहे हैं कि ये मेरी तीसरी अटेम्प्ट। जी, जल्दी से बताएं। 100 का अटेम्प्ट किया था। अच्छा, मोहम्मद कह रहे हैं कि माइक अलाउ कर दें, 1 मिनट। मोहम्मद उजैर, 1 मिनट में माइक अलाउ कर देता हूं। मोहम्मद, मोहम्मद उजैर। जी, मोहम्मद उजैर, मैंने आपको अनम्यूट करने का कहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी उजैर। अच्छा, ये सबसे पहले आपको मैं 1 मिनट रोकूंगा। ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनके इस तरह के ही क्वेश्चन हैं कि सर 2 दफा अटेम्प्ट कर लिया, दोबारा से मैं करने जा रहा हूँ, या 3 दफा अटेम्प्ट कर लिया, तो सबके लिए इंशाल्लाह आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, मुझे बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते जी। सर मैंने जून में अटेम्प्ट किया था पहली दफ़ा। क्वालिफाइंग थी। लॉ था हम्म। साथ। अभी हम्म। अटेम्प्ट किया था दोबारा। हम्म। और सेम मार्क्स पे 40 पे रुक गया मेरा। लास्ट हम्म। टाइम प्रॉब्लम कुछ इस तरह था कि मैंने पेपर ही अटेम्प्ट 70-75 का किया था जून में। हम्म। तो वहाँ तो मुझे समझ आ गई थी फिर कि कर सकता था, लेकिन मैनेज नहीं कर सका। इस हम्म। बार तो मैंने पूरा ना अटेम्प्ट किया था। आपकी बुक थी, काफ़ी हेल्पफुल रही थी वो। और इस बार मैंने बिल्कुल MS2 की बुक भी, वर्कबुक भी यूज़ करके लेके गया था, सब मार्क करके बिल्कुल एग्जैक्टली। हम्म। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑपरेशनल गियरिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें वो MS2 के स्पेसिफिक थी ना, SPM में पड़ी हुई थी ना, उन चीज़ों के हम्म। अंदर पड़ी थी। तो ये जब मैंने MS2 का भी सारी वर्कबुक प्रैक्टिस की थी ना, तो मैंने हम्म। इससे किया था। मैंने 2 बार वो पास पेपर के क्वेश्चंस भी कर लिए थे जो IQAP की साइड पे होते हैं। पिछली जो है तकरीबन इस इस छः पे से तो सात हमने, attempt में। ये जो ऑपरेशन गियरिंग वाला है, इस पे तो हमने फुल फ्लेज एक ऐसा क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें सिर्फ ऑपरेशनल एनालिसिस हो, अगर आपको याद हो। जी सर, मैंने ना क्लासेस नहीं ली थी। ये मैंने गलती की थी। मतलब हम्म। सब कुछ है, लेकिन डायरेक्शन चाहिए, जिस वजह से मैं ना क्लास ज्वाइन करना चाह रहा हूँ प्रॉपर इसके लिए वैसे भी। और हम्म। क्योंकि आपका पढ़ाने का तरीका भी पहले देखा है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अब क्लास ले लूँ प्रॉपर गाइड के तौर पे, अब रिस्क नहीं लेना। हम्म। मतलब समझ नहीं ठीक आ है। रही इस बार। पिछले लास्ट टाइम मुझे समझ आ गई थी कि हम्म। वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग, लेकिन इस बार नहीं समझ आ रही कुछ भी। आपका मार्क्स क्या कितने आते हैं? 40 सर, और पिछली बार भी 40 थे, इस बार भी एग्जैक्टली सेम 40 थे। चेंज भी नहीं हुए हम्म। वो। इसका मतलब आप तकरीबन सेम मिस्टेक कर रहे हैं जो आपने पहले की थी। अच्छा भारत, अच्छा एक दो तीन मैं आपसे चीजें पूछूंगा। आपने कहा जी कि जी। मैंने सेल्फ स्टडी किया था, तो सेल्फ स्टडी में किस तरीके से क्या अप्रोच लेके चले थे, और थोड़ा सा गाइड करेंगे? सर लास्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था ना जून में, उस टाइम तो हम्म। मैंने सारा SPM जो कि मैंने वर्कबुक उनकी ICAP की बुक, टेक्स्ट बुक से पढ़ा था सारा। तो मैंने सारा वो अच्छी तरह से पहले वो रिवाइज किया था। फिर मैंने हम्म। BFD के कॉन्सेप्ट्स अपने नोट्स थे वो पहले रिवाइज किए थे उसकी तरफ। और लॉ हम्म। चूँकि तब मैं साथ दे रहा था, तो वो जो हम्म। एथिक्स वगैरह जो गवर्नेंस वाला वाला पोर्शन है, कोड ऑफ हम्म। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो वो तो साथ साथ प्रैक्टिस हो रहा था लाजमी। गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वगैरह जो MS2 से रिलेटेड है हमारा, तो मैंने हम्म। उस तरह से पहले लेके चला था। और मैं हम्म। ये मैंने किया था कि जून अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था,
तो मैं हेल्पिंग मटेरियल नहीं मेरे पास उस तरह से अवेलेबल था, ना मैं लेके गया था। मतलब था लेकिन मैंने हम्म यूज़ नहीं किया, मैं लेके नहीं गया। हम्म अ, हम्म और उसमें तो असल में मेन मसला ये था कि जो ARR जो है, रेट जो एवरेज रेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है आई गेस, तो वो भी नहीं था उस बुक के अंदर। मैं पैक की वैसे बुक यूज़ कर रहा था, शेब याकूब की। तो वो हम्म मैं उसके ऊपर मैंने टाइम वैसे मैंने जो काफ़ी ज़ाया किया था। मतलब मुझे मूव हम्म ऑन कर देना चाहिए था, 8 से 10 मार्क्स का था। तो उसके लिए हम्म मैंने तकरीबन पौना घंटा घंटा अपना ज़ाया किया था तब। तो वहाँ पे तो मुझे हम्म समझ आ गई। लेकिन हम्म इस बार चूंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है वो पढ़े थे, रिवाइज किए थे अभी। तो जहाँ हम्म पे मैं अभी वर्कबुक से सवाल कर रहा था, साथ मैंने बुक्स अपनी ना खोल ली थी SPM वगैरह की, कि जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट मेरा लैग कर रहा होगा ना, तो मैं बुक्स हम्म रेफर कर लूँगा अपनी, BFD की भी और SPM की भी। तो इस तरह हम्म से मैं फिर उसको प्रैक्टिस कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे मुझे कोई चीज़ मतलब क्वेश्चंस में इस तरह से लगता था यूनिक थी, कि MSc 2 का कॉन्सेप्ट है, जैसे ऑपरेशनल गियरिंग और इस तरह की चीज़ें, तो इनको मैं साथ हम्म साथ मार्क करता गया था फिर MSc 2 की वर्कबुक के अंदर। और हम्म। इस तरह से मैं अच्छा, प्रैक्टिस कर रहा था फिर उसको। सही है, समझ गया मैं आपकी बात। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने, आपका प्रैक्टिस में आपने अभी मुझे बताया कि एक तो मैंने दो तीन चीजें मुझे समझ में आई। आप बोले मैंने रिवीजन भी किया, ड्राफ्टिंग भी की, और कॉन्सेप्ट्स को भी देख के गया था। तो ओवरऑल यानी कि प्रिपरेशन सही थी, जो आपके मार्क्स से नजर भी आ रहा है। तो 40 मार्क्स आपके आए। अच्छा, अब जब आपके, आपको क्या लगता है कि आपने जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, तो जी सर। उसमें कौन सी ऐसी चीज आपके हिसाब से हो सकती है कि यार ये शायद जो है ना मुझसे मिस हो गया, या मैं इसको और तरीके से, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर देता इस क्वेश्चन को। आपको क्या लगता है कि आपको आपको किस चीज में ज्यादा टाइम लग जाता है, थ्योरी में है या कैलकुलेशन में, या ओवरऑल सब परफेक्ट? सर जो स्ट्रेटेजी SPM वाला पोर्शन है ना, वो रेलिवेंटली थोड़ा मतलब मुझे आसान लगता है, बेहतर लगता है, अच्छा लगता है उस तरह से। लेकिन जो हम्म इस दफ़ा तो वो भी मसला नहीं था, क्योंकि जो जून अटैम्प में था उसमें जो कैलकुलेशंस है ना, लीज वर्सेस वो बाय परचेज करना उसको, और हम्म ARR वगैरह, उसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा थी, जो कि हम्म काफ़ी जो स्ट्रेसफुल हो जाती हैं चीज़ें ना। तो वो हम्म मसला भी नहीं था असल में। इस अटैम्प में ये था कि जेनेरिक चीज़ें, जैसे वो था सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सवाल था। तो उसको हम्म मैंने, ये हाँ ये एक चीज़ थी कि मैंने उसको रेफ़र किया था वहाँ से, जो एक गवर्नमेंट वाला था ना, कि हम्म सस्टेनेबिलिटी की लिहाज से नेशनल असेंबली ने इसके ऊपर हम्म फैसला करना है। तो वो हम्म आप लोग बताएं। तो वो सस्टेनेबिलिटी मैंने उन दो ऑप्शंस को जब एवेलुएट करना था, तो वो उसको मैंने इकोनॉमिक एक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ले गया था, और एक दूसरी सस्टेनेबिलिटी अपने ऊपर। एक तो हम्म। सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट था इन्वायरमेंटल, और आपने एक अपना आपने इकोनॉमिक। सिक्स कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया? नहीं, वो मैंने यूज़ नहीं किया। तो ये मुझे लग ठीक रहा है। था कि जेनेरिक मैंने थोड़ा सा यूज़ कर लिया। दूसरा ये कि हम्म वो जब इवेल्युएशन, जब एक स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन थी, स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन की स्ट्रेटेजीज को इवेल्युएट करें, हम्म तो उसके अंदर मैंने SCF वाला कॉन्सेप्ट था, और वो रिलेटिवली मुझे थोड़ा सा ना वो उसमें मसला होता है। वो इस दफ़ा हम्म मैं, पिछली दफ़ा वो SCF उसने एग्जैक्टली वैसे ही पूछ लिया था। तो हम्म वो उसके अंदर वो तो मैंने गलत किया था सारा, वो मुझे पता है, मैंने अटेम्प्ट किया था। लेकिन इस बार मैं उसके भी क्वेश्चंस कुछ देख के गया था कि एग्जामिनर किस तरह से ना वो अप्रोच चाहता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके ऊपर, कि एवेल्युएट करना है अपने इन चीज़ों के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर। बाकी आपकी बुक मैंने ना नोट्स वही यूज़ करके, तो उस तरह से उसके अंदर मसला होता है फिर, वो भी मुझे समझ आती है कि जो सस्टेनेबिलिटी वाली चीज़ थी, एक ये चीज़ हम्म थोड़ी जेनेरिक हो जाती है, और ये जो हम्म। स्ट्रेटेजी वैल्यूएशन वाली SCF वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जी। अच्छा, अब मैं ना एक तो देखें, इसका तरीका ये होता है, अगर MSA 2 ही वाला पेपर होता है ना इस दफा, तो उसका मैं जी तरीका सर। नॉर्मल इसको ये कहता हूँ कि आप है ना जरा अटेम्प्ट करके भेज दें, तो मैं इसको देख लूंगा। अभी इस दफा हम ये करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ना, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पे भी देंगे। ठीक ऑब्वियसली है। उसमें ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हर चीज हमारे लिए नई है इस दफा। हमें थ्योरी भी कवर करनी है, प्लस सिनारियोज को भी लेके चलना है, प्लस ये है कि जी। हमें जो मेन सिनारियो उसको भी जाके टेस्ट करना है। तो हर हम्म दफा हम पे इस पे बहुत टाइम लगाते हैं, आपको शायद पता ही नहीं पता कि हम जो है ना बाकायदा क्वेश्चन लेके, तो कम से कम 10-12 असाइनमेंट्स तो होते ही हैं। लेकिन इस दफा भी मैं हम्म ये करूंगा कि कुछ असाइनमेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको दूंगा, तो उससे एक आइडिया हो जाएगा जब वो चेक कर होके आपके पास आएंगे, कि यार मैं किस अप्रोच को लेके चल रहा हूँ या क्या मिस्टेक्स हैं चल रहे हैं। ठीक है ना? तो उससे आपको इंशाल्लाह फायदा हो जाता। अगर MSA 2 ही होता ना, तो मैं फिर नॉर्मली ये करता हूँ कि जो फेल होते हैं ना उनको कहता हूँ कि यार सबसे पहले तो है ना आप कोई एक क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करके भेजो, ताकि मैं जरा उसको देखूं।
ठीक है, लेकिन अभी उसका फायदा नहीं है क्योंकि अब MS2 तो है नहीं। ठीक है जी। सर ठीक है। एक और तो चीज़ थी, मैं पर्सनली हम्म चाह रहा था कि आप मुझे, जैसे आप अभी गाइड कर रहे थे अप्रोच क्या लेके चलनी चाहिए जिन्हें अभी सारे, तो मुझे क्या रिकमेंड करेंगे? मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई डायरेक्शन अब मिल जाए प्रॉपर ना, मतलब देखिए मैं मैं आपको सेशन भी आपका जी ज्वाइन कर लूँ प्रॉपर तरीके से, और आप मुझे गाइड कर दें अप्रोच को, जैसे आपके लेक्चर्स हैं ना मिक्स एंड मैच सबके लिए हैं ओवरऑल, हम्म, तो हम्म। वो भी मैनेज करना, तो मुझे बता दें। देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स हैं ना अभी, ब्रॉडली स्पीकिंग अगर बात कर लें। एक MS2 वाला बच्चा है, सही है। कुछ ऐसे जी हैं जिन्होंने MS2 नहीं दिया, SPM सिर्फ दिया हुआ है, सही है, कुछ ऐसे भी होंगे। और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने SPM भी नहीं दिया, MS2 भी नहीं दिया, और वो फर्स्ट टाइम इस पेपर को देखने जा रहे हैं। अगर किसी जी। ने SPM भी नहीं दिया, सही है, किसी ने MS2 भी नहीं दिया, तो इसका मतलब ये उसके लिए बिल्कुल नया है। तो उसके लिए तो कोई ऑप्शन मैं नहीं कहूंगा कि यार आपके पास, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो चाहे आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, दोनों सूरतों में आपने थ्योरीज तो देखनी ही है। आपने सब कुछ उसी तरीके से कवर करना है जैसे करवाया जा रहा है, सही है ना, उसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं। ये वो जी हैं जिनको जिनको कोई एक्सपोजर नहीं। अ, अब आ जाते हैं SPM जिन्होंने दिया हुआ है, सही है, और जिन्होंने जी। MS2 दिया हुआ है सिर्फ, वो मेरी नजर में दोनों ही इस पेपर के लिए सेम है। उसकी वजह ये है कि दोनों ही ने दे आर एक्सपोज टू द थ्योरी। ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल आपके लिए रेलेवेंट बात है कि आपने MS2 भी दिया हुआ होगा, SPM भी दिया हुआ होगा, या दोनों ही दिए होंगे, दोनों में से कोई एक दिया होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता आप SPM के थ्रू। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब MS2 दिया है तो आप SPM के थ्रू हैं, तो आपने यस। SPM भी पढ़ा है, MS2 भी पढ़ा है। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आपका थ्योरी वाला एरिया आपने कम से कम 2-3 दफा पढ़ा है। आप जैसे मुझे जी बता रहे सर। हैं अभी भी रिवीजन किया है वो सब कुछ। तो मैं आपको ये कहूंगा कि यार, ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने MS2 का पेपर दिया हुआ है, या इवन सिर्फ SPM का दिया, वो अगर खुद से सेल्फ स्टडी करना भी चाहते हैं, यानी कि सेल्फ स्टडी में कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हमसे पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी फॉर द पर्पज ऑफ द थ्योरी, कि भाई मैं थ्योरी खुद हम्म। देख लूँ, ठीक है, तो एटलीस्ट वो एक पूरा चैप्टर तो जरूर देखें। ठीक है। एक पूरा चैप्टर। मैं चैप्टर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको अभी इंशाल्लाह इसको आगे आपके साथ डिटेल शेयर होगी तो बताऊंगा कि देखें, जैसे बताया गया सिलेबस तो पूरा वही है, सही है ना, मतलब हाँ जी। BM के कोई नए कॉन्सेप्ट तो नहीं आए। कॉन्सेप्ट जिनको मैं टूल कहता हूँ, वो टूल्स तो चेंज नहीं हुए। जी सर। एग्जामिनेशन का तरीका चेंज हो गया। वो भी क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको भी बताता हूँ, सही है ना, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। जब MS2 पहली दफा आया था ना, तो हम कह सकते थे कि यार ये बिल्कुल ही नई चीज है। अब ये जो स्ट्रेटेजिक केस स्टडी है, दिस इज नॉट टोटली न्यू, बट दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ MS2। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं कि जी सर। फर्दर MS2 को एडवांस हो तो नई चीज नहीं है, ठीक है ना। तो सर, हम्म। जो थ्योरी वाला हिस्सा है ना, उसके लिए मैं कहूंगा एटलीस्ट पूरा चैप्टर पढ़ना। उस चैप्टर में मैं क्या करवा क्या रहा हूँ, वो चैप्टर क्यों कह रहा हूँ, आप चैप्टर्स इसलिए कह रहा हूँ कि अगर BM है तो उसमें मैं समझता हूँ कि 8 से 10 चैप्टर्स हैं ICW के। और हमारी बुक में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने एडिशनली कुछ चैप्टर्स में कवर किए हैं, जिसको मैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस, तो टोटल कोई 10 के करीब चैप्टर्स बनेंगे ये। उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसमें स्ट्रेटेजिक चॉइस है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। तो जब मैं फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ, और वो चैप्टर भी वो है जो बिल्डिंग ब्लॉक है। जब आप एक चैप्टर लेंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा पहला चैप्टर लो, तो पहला या और दूसरे को जरूर कवर करो क्योंकि वो बिल्कुल नया है। वो आपको बुक में नहीं मिलेगा उस तरीके से, मतलब मिलेगा लेकिन वो बिट्स एंड पीसेस में हमने उसको एक जगह लाके समराइज किया था कि एक बन जाए। वो चैप्टर नंबर 2 है, स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस। ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो सर, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस, ये 2 चैप्टर एटलीस्ट आप ले लें। उससे होगा क्या उधर, आपको ये जी सर। पता चल जाएगा कि उधर और बाकी इस तरह के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि आपने थ्योरी अगर पढ़नी है तो पढ़ना किस तरह है, सही है। फिर उन चैप्टर्स में मैं कुछ इंटरैक्टिव क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट। आप बात समझ रहे हैं, हम्म। ये अपलोड हो रहे जी होंगे सर। रिकॉर्डेड में। तो वो जो शॉर्ट शॉर्ट इंटरैक्टिव क्वेश्चंस होंगे, अब देखें इसमें ना एक ट्रिकी वाला एरिया है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टडी के system। पहले हम MS2 में हम करते थे तो हम कहते थे कि यार देखो, आपने थ्योरी कवर की, उस थ्योरी को शॉर्ट शॉर्ट जो थ्योरीज है उनको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ टेस्ट भी करना शुरू कर दिया। कुछ टेस्ट भी हो ना, कि भाई आपने फॉर एग्जांपल स्टक इन द मिडिल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने फॉर एग्जांपल वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा है, तो वैल्यू चेन के ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया जाए, ताकि साथ के साथ उसकी एप्लीकेशन भी हो जाए। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन, जो मेन मेन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं उसकी एप्लीकेशन कर ली। ठीक है। और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं,
आप है ना जरा स्टेप बाय स्टेप चीज को समझ लो, अगर आप बहुत इसको रिलेट कर पाओगे, और बाकी सारे स्टूडेंट जो एमएससी टू जिन्होंने पढ़ा वो रिलेट कर पाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जरा समझे गौर से। तो पहला स्टेप किया आपने, थ्योरी पर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, सही है, एक चैप्टर का जी। पहला, उस कॉन्सेप्ट को आपने इसकी एप्लीकेशन की एक क्वेश्चन के थ्रू, सही है। जब आपने सारे उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब एक कोई ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, एक दो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ टच करे। मैं सही कह रहा हूँ? ठीक जी। है, ये एक सेकंड लेवल हो गया। और तीसरा लेवल क्या है? तीसरा लेवल ये है, वो अगला जो तीसरा लेवल है, कि पूरी बुक में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कहीं से भी वो टेस्ट कर लो, केस स्टडी टेस्ट करें। देखो पहले पहली वाली जो बात है ना, वो पहला जो लेवल है वो है एसपीएम का लेवल। हाँ मेरी बात गौर से समझना, पहला लेवल है एसपीएम। आप एसपीएम आपने पढ़ा, उससे लिंक करोगे क्या होता है, हाँ भाई कॉन्सेप्ट लिया उसको टेस्ट कर लिया। दूसरा लेवल भी एसपीएम वाला है। दूसरा लेवल क्या है कि आपने एक ही पूरा चैप्टर उसको एक साथ जाके टेस्ट कर लिया, लेकिन पूरी हम्म। थ्योरी को एज अ केस स्टडी बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करना और एग्जामिन करना, दैट इज द लेवल ऑफ एमएसए टू। ठीक है, ये थर्ड लेवल है। अब है ना जी। अगला मैं आपको बताता हूँ केस स्टडी में क्या डिफरेंस है। हम है ना जब एमएसए टू पर आते थे ना, तो उस वक्त कहते थे कि यार आपको है ना क्या क्या नॉलेज बेस में क्या क्या चाहिए, सही है। जी और सर। जो नॉलेज बेस मैं अभी बताऊंगा वो केस स्टडी के लिए भी रेलेवेंट। नॉलेज बेस में आपको चाहिए बीएम, आपको चाहिए टैक्स, आपको चाहिए एथिक्स, आपको चाहिए गवर्नेंस, सही है, हम्म। आपको चाहिए बीएफडी, आपको चाहिए सस्टेनेबिलिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको चाहिए एज अ टूल। ये मैं नॉलेज बेस की बात कर रहा हूँ, हाँ, और जिनको मैं टूल्स कहता हूँ। एक सर और नॉलेज है जो सस्टेनेबिलिटी आपको, भी है इसके अंदर? हाँ सस्टेनेबिलिटी भी, वो इस ठीक। तरीके से है। वो मैं देखें उसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसकी वजह ये है कि जब आप सिलेबस में देखेंगे ना, तो सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टली आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आपको सिलेबस शेयर जी। कर दिया जाएगा, आपने एक दफा देखा भी होगा सिलेबस इसका, देखा है ना। जी सर। तो हाँ उसमें जी। सस्टेनेबिलिटी नहीं है, लेकिन जो आई कैप ने पेपर दिया है ना, उसमें सस्टेनेबिलिटी को अलग से टेस्ट किया है। अब है ना, सही। इसका इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि वो इसको एज अ होल भी टेस्ट कर सकता है, या हम्म। ये भी है कि एमएसए टू में जैसे जो आपने अभी बात करी थी, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था जिसमें आपने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे आंसर भी किया है, एमएसए टू में अभी जो एग्जाम हुआ था, तो उस जी। तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना इस तरह करेंगे कि मिडिल लेवल पे जाके पढ़ाएंगे। ऐसा भी ना हो कि पूरा आपने उस पर टाइम दे दिया, उस पर कोई क्वेश्चन ही ना आए, और ऐसा भी ना हो कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप सिरे से अटेम्प्ट ही ना कर पाए। तो ये उसको जी। दोनों को हम बैलेंस करके करवाएं। समझे मेरी बात? तो जब हम्म। आप जाएंगे ना पेपर में, तो ऐसा नहीं होगा कि यार, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि पहली दफा आई क्या पेपर लेना होगा, तो उसमें लीनियंसी तो होगी ऑब्वियसली। मतलब पहला पेपर है ना हमेशा, जब एमएसए टू में भी आया था, तो उस वक्त जो शुरू के पेपर है ना उसको देख के तो ऐसा लगता था कि डुप्लीकेशन है। अगर आप शुरू के पेपर उठाएंगे ना एमएसए टू के, तो जी। ऐसा लगता है कि डुप्लीकेशन है, क्योंकि वो क्या करता था, एमसीक्यू को एज अ होल नया पार्ट बना के उसने टेस्ट कर लिया, तो वो तो बीएफडी की डुप्लीकेशन हो गई। और थ्योरी जी। उसने अलग से टेस्ट कर ली। तो वो मतलब ऐसा ही लगता था कि वो मतलब, और फिर शुरू में आसान पेपर था। तो यहाँ भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यार इस पर जान लगा दो, क्योंकि पहला जो अटेम्प्ट इंशाल्लाह होगी ना, उस अगर सही अप्रोच के साथ पढ़ के जाओगे ना, तो बहुत ज्यादा चांस है कि पास हो जाएगा। उसमें ऑब्वियसली इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होनी नहीं चाहिए, पास हिस्ट्री को देखते हैं, ठीक है ना। और ठीक पहली है। दफा भी अटेम्प्ट हो रहा है। तो बहरहाल, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो आपके पास एक और चीज है जिसको मैं कहता था, आपको दो तीन स्किल्स ऐसी हैं जो आपको वहां साथ लेके जानी है। एक तो ये है कि आई कैप में इतने सिनारियोज ऑब्वियसली अभी तक भी नहीं आए जितने आईसीडब्ल्यू ने टेस्ट कर चुका है, और वो आपको वर्कबुक में भी मिल जाता है, आपको पता है, आइडिया है, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाता है। तो एक तो आपको जी। बहुत सारे सिनारियोज, अगर कोई नया सिनारियो, सॉरी सिनारियो की बात कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी रिक्वायरमेंट जो आईकैप ने टेस्ट नहीं की, हो सकता है वो एक दफा टेस्ट कर ले, तो आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट देख के जानी है। उसके लिए नॉलेज बेस आपको कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन बैंक से। और जो शॉर्ट शॉर्ट मैंने अभी बात करें ना, कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग, तो वहां से आपको मिलेगा। एक और ऐसी चीज है जो हिडन थी, और उससे आप फॉरन लिंक कर लोगे उधर, क्या वो चीज बताऊं मुझे, जो आपको लेके जानी हिडन होगी। थी? हम्म। कह रहे हिडन थी? मतलब हिडन से मतलब ये है कि वो आपको पता है लेकिन नहीं भी पता है। केस कौन से? केस 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 आ जाएगा पहले। नहीं, इंडस्ट्री। हाँ, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, यस।
है ना। यानी कि अगर यस। आप खुद सोचें कि अगर आपको थोड़ी सी इंडस्ट्री की नॉलेज हो, सही है, एक बंदा हम्म। वो है और एक बंदा वो है जिसको इंडस्ट्री का कुछ पता ही नहीं है ना। अगर वो दोनों आंसर कर रहे होंगे, आप खुद बताएं किसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी। तो जिस इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगा, जिसको नॉलेज होगा इंडस्ट्री का। है ना, थोड़ा बहुत नॉलेज हम्म। होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उसमें एक्सपर्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा हम्म। नॉलेज होगा। है ना। तो मैं कहता यस। था यार आपको है ना इंडस्ट्री की नॉलेज भी लेके जानी, तो इंडस्ट्री की नॉलेज कॉन्शियसली लेके जानी है। अब देखें, आपको आपको पता थी ये बात, लेकिन मैंने कहा नहीं भी पता थी। आपने जब कहा ना मुझे कि आईसीडब्ल्यू के आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे या पढ़े थे, तो वहां पे सर आपको, आईसीडब्ल्यू की नहीं, आई कैप की किए थे मैंने, आईसीडब्ल्यू की नहीं किए थे मैंने। हाँ तो अब क्योंकि यहाँ पे मैं यही कहता था। अब ये देखना, ये चीज जरा गौर से समझना। मैं उस वक्त जब अप्रोच बताता था ना, और अभी केस स्टडी में भी यही चीज है कि भाई आईसीडब्ल्यू को, आई इस दफा तो आई कैप ने किसी को रेफर नहीं किया, सही है ना, स्टडी केस स्टडी पेपर के लिए। लेकिन जी। एमएस2 के लिए आईसीडब्ल्यू को बाकायदा रेफर किया जाता था। ठीक है। और जब आईसीडब्ल्यू आप जब रीडिंग कर रहे हो, तो रीडिंग का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। ठीक है। अब ये चीज आप अगर कॉन्शियसली अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो आपकी अप्रोच सीधी हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जी रीडिंग सर। के ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट है। रीडिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहली जो स्किल चाहिए वो है खुद इटसेल्फ रीडिंग, कि रीडिंग की मुझे आदत हो, कैपेबिलिटी। मैं बोर ना हूं, मैं उससे कुछ निकाल रहा हूं, उससे इंटरेक्ट कर रहा हूं। ये है रीडिंग। फिर जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे सिनारियोज की आपको पास ऑटोमेटिकली नॉलेज आनी चाहिए। है ना। जो आपको जी सर। हो सकता है आई कैप पहली दफा टेस्ट करे, आई कैप ने ना किया, आपके पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स का एक खजाना होना चाहिए, एक ट्रेजर होना चाहिए। ठीक है। यस। ठीक है। और आखिरी चीज, आपको इंडस्ट्री की, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की नॉलेज हो। तो जब हम्म। आप आईसीडब्ल्यू कर रहे हो ना, सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, सही है, तो ठीक आपके है। ये ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है, एक बंदा कॉन्शियसली इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ जा रहा है, सही है। और एक बंदा सिर्फ है ना रैंडमली आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चन पढ़ रहा है। आप मुझे पता है जमीन आसमान का फर्क होगा ना क्वालिटी में। देखिए जब मैं कहता हूँ ना कि ड्राफ्टिंग की क्वालिटी, तो ड्राफ्टिंग की क्वालिटी में ये सिर्फ नहीं होता। अब आप गौर से सुनना, ड्राफ्टिंग की क्वालिटी में सिर्फ ये नहीं होता, ये नहीं होता कि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से लिख दिए। ड्राफ्टिंग की क्वालिटी में, चाहे वो एमएसए 2 है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक केस स्टडी है, ये मतलब होता है सबसे पहले कि आपने सिनारियो से कितना ज्यादा लिंक किया है, पहली बात। आपने यस। जो लिखा है वो रिक्वायरमेंट के लिए कितना रेलेवेंट है, जो आपसे पूछा गया है। दूसरी बात। तीसरी बात, आपकी सीक्वेंसिंग कैसी है। अब ये सीक्वेंसिंग क्या है। सीक्वेंसिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हो, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, सही है ना, शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हो। अब जी। आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज बताई गई हैं सिनारियोज में, ठीक है, और जी। कुछ अपॉर्चुनिटीज को आप खुद से अज्यूम कर रहे हो। अच्छा, जो सिनारियो में भी बताई गई है, तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज या स्ट्रेंथ या वीकनेसेस होंगी जिस पर ज्यादा बात की गई होगी, जिसके बारे में ज्यादा बताया गया होगा। कुछ ऐसी की गई होंगी जो जो सिर्फ जिसकी हिंट होगी, सही है। तो भाई जो चीज हम्म। सिनारियो में ज्यादा बताई जा रही है वो आपको सबसे पहले बतानी चाहिए, उस पर लिखा हाँ भी जी। ज्यादा जाना चाहिए। जो यस। चीज नहीं बताई हुई है, जो हिडन है, उस पर आपको एक तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा सोचने के लिए, तो वो आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सही है। हाँ जी। सीक्वेंस नंबर 2 होना चाहिए। और थर्ड आपका वो होना चाहिए जो बताया ही नहीं गया। इससे दो तीन काम होंगे। एक तो आंसर की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी, प्लस एक मजे का काम और होगा, वो जरा गौर से सुनना। हमारी अक्सर ये शिकायत होती है कि सर पेपर में टाइम नहीं है ना, और मैं हाँ जी। पूरा जितना लिखना चाहता था नहीं लिख सका। अब जब आप इस सीक्वेंसिंग के साथ चल रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली एक काम बड़ा जबरदस्त तरीके से हो रहा होगा। तो जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना, ऑलरेडी आप लिख चुके होंगे, क्योंकि आपका सीक्वेंस सीधा था। और जो यस। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो छूट जाएंगी, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, अब मैं ये जो इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ये सारी हाँ चीजें जी। इंशाल्लाह लेक्चर्स में हो रही होंगी, अप्लाई हो रही होंगी, और आपको बार बार ये चीज बताई जा रही होगी, और सारी चीजें डिटेल में कवर होंगी। लेकिन अभी मैं रैंडमली बता रहा हूँ, और सिर्फ आपको फ्लेवर देने के लिए कि आपने क्या मिस्टेक्स की होंगी सेल्फ स्टडी में हम्म। और खुद से पढ़ने में, या आपने फॉर एग्जाम्पल अगर इवन टीचर के साथ भी पढ़ रहे हो, या तो आप क्या गलतियां कर सकते हो, सही है ना।
जी अच्छा, सर। अब एक और बात, जब मैं कहता हूँ रीडिंग करो, तो उसमें मैंने 3 ऑब्जेक्टिव बता दिए आपको, वो आपके जहन में 3 से 4। जी तो सर। उस वक्त आपने ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है, और अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग के थ्रू करनी है, ताकि आप इंटरेक्ट भी करो। मैंने एग्जांपल ठीक दी है। थी ना, कोई जागा ना रहा है, कुछ लिखा है, तो आप लिखते चले जाओ। जब आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ना, वो आपने करनी है जी। आई कैप से। उसकी वजह ये है, अच्छा ये था MS2 के लिए स्टडी कैसे, इसकी वजह ये है कि आई कैप का टेस्टिंग का तरीका है डिफरेंट, ICW का है डिफरेंट। तो अब अगर आप आई कैप से ही ड्राफ्टिंग भी कर रहे हो, रीडिंग भी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो नॉलेज बेस डेवलप नहीं होगी जो होनी चाहिए थी। अगर हम्म। आप ICW से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उस तरीके को अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ICW में मैं कहता हूँ, वहां पे उस वक्त ये होता था, सब कुछ बता दिया जाता है। अब आपको ये सोचना है कि लिखना क्या है, वो आप देखेंगे ना उसके जरा क्वेश्चन, तो वो हाँ बाकायदा जी। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। जबकि आई कैप का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, उसकी वो लेवल ऑफ टेस्टिंग नहीं है। अच्छा, आई कैप क्या करता है, बहुत सारी चीजें नहीं बताता, वो फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा किस तरह, कि भाई आपके पास लिखने के लिए कुछ है ना। अब ICW तो वो एक हमारी अप्रोच होती है हर क्वेश्चन में, जो हम अप्लाई करते हैं, व्हाट हाउ व्हेन एंड सो व्हाट अप्रोच। वो आज मुझे करवाना हम्म। था, आज टाइम नहीं मिल पाया। तो उसमें जो आई कैप शुरू होता था, वो वाई से भी शुरू हो जाता था, वो सो व्हाट पे भी से भी शुरू हो जाता था, तो वो उसका। लेकिन ICW का हर क्वेश्चन जो है ना, वो सो व्हाट से होता था, कि भाई ये सब बता दिया, अब आप बताओ सॉल्यूशन क्या है। खैर, हम्म। तो कहने का मकसद ये है कि आपसे जो ये पूरा डिस्कशन मैंने किया, तो आपको एक आइडिया होगा कि मैंने किस तरह मिस्टेक की होंगी, या क्या ऐसी चीजें जो मैंने थोड़ी सी जिस पे लैकिंग होगी। आप समझ रहे हैं मेरी यस। बात। तो अब आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक केस स्टडी पे। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के लिए रेलेवेंट हैं, जो अभी बात की है। अब प्लस क्या आ गया, अब मैंने एक बात की थी इंडस्ट्री नॉलेज। हाँ तो जी। अब आपके पास ये बहाना भी नहीं है कि आपके पास इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, क्योंकि उस इंडस्ट्री के बारे में आपको 1 महीने पहले सारा डिटेल में बता दिया गया। जी। अब आपने करना ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा सिनारियो क्वेश्चंस वहां से डेवलप करने होंगे। ज्यादा से ज्यादा जो सिनारियोज हैं वो आपको डेवलप करने होंगे जब आपके पास वो पेपर आए। और ज्यादा से हम्म। ज्यादा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। उस वक्त ये आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप कॉन्सेप्ट को पहले रिवाइज करें और फिर अप्लाई करें। आपको हम्म। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा ज्यादा से ज्यादा, फिर जाके आप इंशाल्लाह केस स्टडी के एग्जाम में सुकून से बैठ जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो 1 महीने पहले पेपर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए और आसान हो जाएगा वहां पे एग्जाम देना। क्यों, उसकी वजह बताऊं। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फेयर ऑफ अननोन। जी। जब आप एग्जाम में बैठे होंगे ना, आपके पास आपको सब पता है कि सिनारियो क्या है। जी ठीक सर है, सही है। तो इंशाल्लाह अगर आप सही तरीके से हम लेके चलेंगे ना, तो सारी चीजें बेहतर होगी। अच्छा सर, अच्छा। एक और चीज़ है। हम्म। एक और चीज़ वो ये है कि स्टडी मटेरियल जिससे मैंने पहले पढ़ा है, जैसे मैं आपको बता रहा था आईकेएफ की वो, एसपीएम की वो, और बीएफडी के मेरी ये बुक्स थी, वो यूज़ करना चाहिए या स्टडी मटेरियल अब चेंज करना चाहिए मुझे? नहीं, स्टडी मटेरियल आप वही रख मतलब सकते हैं, वही रख सकते हैं स्टडी मटेरियल। लेकिन मैं सही रिकमेंड है करूंगा कि मतलब। ऐसा, हाँ मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ICW का जो थ्योरीज वाली एटलीस्ट पार्ट है, या वहां से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, वो वहीं से किए जाए। ठीक है। और सर जो एसबीएल है उसका वो भी केस स्टडी है, तो वो हेल्पफुल होगी मेरे लिए बुक? हाँ, SBL भी वो भी है हेल्पफुल मेरे होगी, पास। वो भी हेल्पफुल होगी। तो दोनों पढ़ लूँ, एसबीएल भी आईसीएडब्ल्यू भी, क्वेश्चन बैंक जो उनके हैं? देखें, जो केस स्टडी है ना, यानी कि आप, मैं ये चाहूंगा कि अगर थ्योरी वाली अगर कहीं से आप रेफर कर रहे हैं, तो एक ही जगह से रेफर करें। ऐसा नहीं है कि आप दोनों जगह से रेफर करें। हाँ, वहां से आप केस स्टडीज उठा सकते हैं SBL से। ठीक है। ठीक है, थ्योरीज आप एक ही जगह ठीक से है। कवर कर लें, ICW से कर लें, या SBL वाला जो मटेरियल है वहां से कर लें। ठीक है, देखिए एसबीएल से ऑब्जेक्टिव केस क्या है, स्टडीज उठा लो। देखो ऑब्जेक्टिव हम्म। ऑब्जेक्टिव सिंपल है। देखो मैं तो है ना, ICW से लेके चलूंगा सीरीज को, और फिर जब केस स्टडीज ठीक है। आएंगी, तो वो मैं डिफरेंट जगहों से उठा रहा हूँ। तो देखो ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिंपल, ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको आपके समझे हुए होने चाहिए, बस। बाकी आप कहीं से सही भी है। स्टार्ट करते करते हैं, कोई पता नहीं, लेकिन एक वक्त में एक 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 सोर्स होना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ जी बिल्कुल।
तो सर एक ऐसा और नहीं है। चीज़ वो ये मैं, हम्म। अगर सेल्फ स्टडी करने की बजाय खुद रिवाइज करने की बजाय आपके लेक्चर्स ले लेते, तो उसमें भी तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाएंगे ना उसके अंदर। देखें, अब ये तो आइडियल है अगर आप इतना टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें में ना दो तीन फायदे हो जाते हैं। एक तो अगर आप जब लेक्चर वो 2-3 घंटे लगाएंगे ना, मैं जब खुद से हाँ जी। मैंने, क्योंकि उस वक्त तो टीचर होते नहीं थे ना MS2 के, जब मैंने अटेम्प्ट किया था, मतलब इतने ज्यादा टीचर्स नहीं थे, तो हम्म। बिल्कुल शुरू की अटेम्प्ट थी। तो मैं 3 लेवल पे अपने आप को देखा था मैंने। एक लेवल वो था कि जब मुझे थ्योरी पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता, यानी कि वो पहला लेवल था। सही है। यानी ठीक कि है। अगर मैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो सर मुझे 5-5 6-6 घंटे या 4 घंटे लग जाते थे। सही है ना, पूरा सही से कवर करने में उसके कुछ हाँ जी। थ्योरीज को। ठीक है। दूसरा लेवल आया कि वो डिवाइडेड बाय 2 हो गया। सही है। अब मैंने जब दूसरी ठीक। दफा पढ़ा, तो वो जाहिर सी बात है वो डिवाइड बाय 2 हो गया। फिर एक आखिरी लेवल वो आया जो एग्जाम से पहले का था, कि आप यकीन करें ना करें कि एक दिन में, यानी कि उस वक्त मेरे पास 2 दिन थे, तो मैंने एक दिन जो रखा था वो थ्योरीज के लिए, रिवीजन के लिए रखा था। दूसरा दिन फिर मैंने ज्यादा से ज्यादा, वो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा एग्जाम से पहले का, वो मैंने क्वेश्चंस और वो सब देखा था। सही है। और कुछ हिस्सा जो आखिर के 3-4 घंटे थे, वो मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। तो जो पहला दिन था ना, आप यकीन करें सारे कॉन्सेप्ट एक दिन में रिवाइज कर लिए थे, एक दिन में, और लिटरली सारे रिवाइज भी किए थे। तो कहने का अब वो जो, जब आप अगर हमारे साथ ले रहे होंगे ना, तो उसका बस फायदा ही हाँ हो जी। जाएगा कि यार आपको पहली दफा तो पढ़ना ही है ना, टाइम लगाना ही है ना, तो पहली दफा हाँ आपने जी। टाइम लगा दिया। जब आप दूसरी दफा उसको देखेंगे तो अब उतना टाइम नहीं लगेगा। अब हम्म। आपका जो रिवीजन होगा आसान होगा। तो बिल्कुल आपको ये तो मतलब आइडियल है कि आप, उसमें फायदा ये भी हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट भी हो रहे हैं कवर, एप्लीकेशन भी हो रही है, और आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सी थ्योरी कौन रेलेवेंट है, किसको छोड़ा जा सकता है, इसका क्या मतलब है। तो जाहिर सी बात है, बंदा किसी और से पढ़ रहा होता है तो ज्यादा आसान होता है थ्योरी हाँ इटसेल्फ जी। खुद लेके देखना बुक। तो उसमें सर यही होता है। हम्म। ड्यूरेशन मैनेजेबल होगी उसकी, मतलब आगे टोटल लेक्चर्स होंगे देखें, कितने, अब मतलब टोटल आज रफली कितने ये बनेंगे? ये मैं एस्टिमेटेड बता देता हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 1 था, तो उसमें तकरीबन 3-4 घंटे की थ्योरी थी, तकरीबन 3 घंटे की, ठीक तीन है। से चार घंटे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं। अब वो क्वेश्चंस आप जाहिर सी बात है जितने देखना चाहें या खुद से करना चाहें, थ्योरी में भी आप इस तरह कर सकते हैं कि यार देखो आधा चैप्टर तो मैंने देख लिया है, अब मैं, हाँ मुझे जी। अप्रोच तो समझ में आ गई तो खुद से देख ली। तो ये और इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने तो सबको देखना है, तो सबको कवर करना है। ठीक है। ठीक है सर, मतलब वो लेक्चर प्लान तो हम लोगों को मिल जाएगा ना, कितने घंटे का क्या सब कुछ, कितनी हाँ, ड्यूरेशन है वो टोटल कोर्स की? वो एक्सपेक्टेड दे दिया जाए, लेकिन वो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड होगा, आगे मतलब ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा। तो सर आप एक्टिव रहेंगे ना फिर ग्रुप के अंदर भी, वो भी एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे? एक्टिवली मैं वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। चल ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर। क्लैरिटी मिल गई काफ़ी अब। जी सर। आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा, अब जो है ना कुछ, अब मेरे ख्याल में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आज हम बाकायदा स्टार्ट ले सकें, लेकिन सैफ का कोई क्वेश्चन है? जी सैफ, आई वांट यू टू अनम्यूट। बल्कि सैफ है या सैफ, आई वांट यू टू अनम्यूट। जी सर। पता नहीं वो हमदान, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हमदान जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमदान बोले। जी मेरा एसपीएम का मसला आ रहा है, बाकी सारे पेपर तो क्लियर हो गए हैं। उसमें थ्योरी का यही आ रहा है कि ज़्यादातर टाइम मैनेज नहीं हो पाता अगर एक्सप्लेन करते आए तो। बाकी अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो फिर एग्जामिनर के यही कॉमेंट्स बार बार लग रहे होते हैं कि स्टूडेंट ने कुछ बुलिश पॉइंट्स में दिए हैं, छोटे आंसर दिए हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाता। हम्म। तो इसको तो अब केस स्टडी में कैसे करना पड़ेगा? जी देखें, ये तो इसका इसका आसान सा आंसर है कि प्रैक्टिस आपने करनी है। और मैं मुझे थोड़ा सा, मैं इसके लिए ना आपको अपना अटेम्प्ट भी बता देता हूँ। कि जब मैंने अटेम्प्ट दी थी ना, तो मुझे टाइम की इतनी ज्यादा आदत हो गई थी, कि मतलब टाइम देख देख कर करने की, कि मैं जब एग्जाम हॉल में गया था, तो उस वक्त तो फिजिकल होते थे ना,
तो वो पहली बेंच थी मेरी, मतलब फर्स्ट रो थी, और सामने कोई वॉल क्लॉक नहीं थी इत्तेफाक से। तो आप यकीन करें, मेंटली मैं बिल्कुल यानी कि अपने हार मान चुका था कि अब पेपर पास नहीं हो सकता, मतलब उसकी इतनी आदत थी मुझे। मतलब मेरे ध्यान में ये नहीं आया कि थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले ये चीज है। और जब जैसे ही मैंने वो फिर बात बात करके, और इत्तेफाक से उस दिन मैं, वो भी नहीं, रिस्ट वॉच भी नहीं थी मेरे पास, तो फिर मैं जो है ना, और मोबाइल तो ले लिया जाता था, तो फिर मैंने बाकायदा बात करी। तो देखें, ये तो प्रैक्टिस से होगा, ये जो चीज है ना, ये प्रैक्टिस से होगी, कि आपको आंसर को मैनेज भी करना है, रेलेवेंट भी लिखना है। और जैसे मैंने पूरा एक आपको बताया है ना, कि एक अच्छा आंसर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो सीक्वेंसिंग वो इसी तरीके से हो, समझ, ठीक है। जी जी। ओके, शुक्रिया। जी। और किसी का कोई सवाल है? शुएब का, सैफ तो अनम्यूट नहीं हो रहे, पता नहीं। शुएब आप कर सकते हैं, शुएब। जी शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर, फुरकान, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी सर। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि बेसिकली हमें जो ये स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा एक महीने पहले, तो ऑब्वियसली हम तो इसको स्किम थ्रू और गो थ्रू करके अपने नोट्स वगैरह जो भी बनाने होंगे बना लेंगे। उसके अलावा कैन वी मतलब यूज द हेल्प ऑफ एआई, चैट जीपीटी या जो भी है, हमें उससे हम मतलब एक एनालिसिस टाइप जैसे बनवा लें, जैसे जैसे पेस्टल एनालिसिस टाइप होते हैं, 4 to 5 फोर्सेस चीज़ होती है, ऐसे हम बना के क्या हम फिर ये सब कंबाइन करके हम ले जा सकते हैं एग्जाम में? वो आप ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल में उसमें बाइंडेड बुक्स होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वो आपका किसी न किसी राइटर की बुक होनी चाहिए। तो आई थिंक नॉर्मली वो ही अलाउ की जाती है, मैंने तो यही देखा है और सुना है। बाकी आप बिल्कुल एआई का और ये सारी चीज यूज कर सकते हैं। उसमें बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जब भी एआई का यूज करना है, उसके लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, और ये काफी रेलेवेंट है, कि इज अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, फ्लड है। उसमें आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज रेलेवेंट है, कौन सी चीज इरेलेवेंट। काफी प्रॉम्प्ट्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि मैंने खुद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने उसमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज और बहुत ज्यादा ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखें अल्टीमेटली उतना आपको पता होना चाहिए आपके पास मटेरियल, जितना जो आप कैरी भी कर सको मेंटली। ठीक है। तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी एनालाइज भी कर सकते हैं। लेकिन एक विथ विथ प्रॉपर, यानी कि क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर। आपके जहन में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ठीक है जी। ठीक है शुएब। शुएब, और कोई क्वेश्चन है? सैफ, आपका कोई सर क्वेश्चन है? सर मेरा एक और क्वेश्चन है। आपने वो डिस्कस किया था बीच में कि सस्टेनेबिलिटी शायद नई चीज आ रही है जो कि आईकेप टेस्ट करेगा इसमें, तो काइंडली इससे हवाले से भी थोड़ा बता दें, मतलब किस लेवल पे, मतलब जो S1 S2 के स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं वो टेस्ट होंगे, या फिर SSSB के स्टैंडर्ड्स भी आके मतलब किस लेवल पे सस्टेनेबिलिटी को नहीं टेस्ट नहीं, करेगा मुझे इसमें? मुझे मुझे नहीं लगता कि वो स्टैंडर्ड लेवल पर टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। अगर स्टैंडर्ड लेवल पर टेस्टिंग होती तो वो सिलेबस में मेंशन होनी चाहिए थी क्लियर। ठीक है जी। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इसके साथ अच्छा, अब है ना ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एज वो दो दो चीजें ना हम करेंगे, और उसके बाद हम आज की क्लास को ऑफ करते हैं, और वो दोनों चीजें आपने देख के जानी प्लीज, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा हो गया है। एक तरह से ये समझ लें कि हमारा फॉर्मल स्टार्ट ही हो चुका है तकरीबन। जी सैफ, आप अनम्यूट मैंने आपको किया हुआ है। जी, आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। अच्छा सर, मेरा इशू ये है कि मैं ना उसमें इसमें सवालों में मेरे से एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं होती, मतलब कि क्या नहीं होती? लिमिटेड होती है। मतलब कि थिंकिंग मेरी है ना, एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं होती, बस लिमिटेड। इस कैसे मुझे ड्राफ्टिंग में इशू आता है। ड्राफ्टिंग में इशू आता है ना, तो वो इसलिए आपने रीडिंग ज्यादा की ही नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। या आपने इतने ज्यादा सिनेरियोज नहीं देखे होंगे, रिक्वायरमेंट्स नहीं देखे होंगे। तो आपके पास अब एक नॉलेज बेस होगा विद प्रॉपर इंटरेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग बेसिकली इस चीज में बड़ा फायदा देती है। जब आप करेंगे ना,
तो आपको खुद ब खुद, क्योंकि ये मैंने अक्सर हर हर यानी कि मेरा जो बैच होता है उसमें मैं ये चीज बाकायदा प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, हम करते भी हैं। उसका बहुत फायदा है। मतलब ये जो मैंने पर्सनली खुद देखा है कि ऑटोमेटिकली आपकी वोकैब डेवलप होती है। देखें, एक चीज होती है जिसको आपको शायद पता होगा, और बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीजें जो है ना उस तरीके से ही भी डिजाइन कर रहा होता हूँ कि मेंटली या साइकोलॉजिकली हमें किस चीजों को देखना चाहिए। तो आपको पता होगा जिसको हम कहते हैं मसल मेमोरी। मसल मेमोरी का आइडिया सर? नो सर। अच्छा, मसल मेमोरी क्या होती है? आप बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो? बस। यस सर। ठीक है। ब्रेक लगाते वक्त सोचना पड़ता है? नहीं सर, वो कैसे सोचेंगे। नहीं सोचना पड़ता। लेकिन जब आप सीख रहे थे जब सोचना पड़ता था। जी जी। इसको कहते हैं मसल मेमोरी। मतलब आपको ऑटोमेटिकली आप वो चीजें एक्ट करना शुरू हो जाते हैं। आपके सबकॉन्शियस में वो चली जाती है जो आप बार बार प्रैक्टिस करते हो। बात समझो मेरी? ओके ठीक सर। है। तो अब यहाँ पे भी मसल मेमोरी डेवलप होती है ऑटोमेटिकली, कि जब आप बार बार हर दफा जब आप, क्योंकि रीडिंग तो आप हर वक्त कर सकते हो ना। मैंने क्या कहा था, अभी एक चीज कही थी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन लेकर बैठना ये लग्जरी है, लेकिन रीडिंग तो कभी भी कर सकते हो। आपके पास ऑफिस में टाइम है, आपके पास आधा घंटा है, निकलने से पहले, घर निकलने से पहले आपने रीडिंग कर ली। उस रीडिंग के साथ अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग को करोगे तो ऑटोमेटिकली यू आर डेवलपिंग योर मसल मेमोरी टू 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 यूज द vocabs इन द एग्जाम। ठीक है। अच्छा, एक मिनट। तो तो अब ये वाली जो चीज है ना, उसको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आने शुरू हो जाएंगी, और आपकी vocab भी डेवलप होगी, आपके सिनेरियोज भी डेवलप होंगे। आपका वो वाला यानी कि एक वीकनेस है कि मुझे नींद आती है थ्योरी पढ़ते हैं, वो वाला मसला भी हल हो जाए। ठीक है सर। अच्छा, अब ये एक सिनेरियो मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। तो भाई हुआ ये कि ये मैं स्टोरीज है आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूंगा। आपके कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट है उस पर दो लेवल पे काम कर हो रहा होगा। एक आपके साथ, बल्कि तीन लेवल पे अगर मैं कहूँ। पहला आपको कॉन्सेप्ट इटसेल्फ पढ़ाया जा रहा होगा, दूसरा उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थ्रू शॉर्ट शॉर्ट इंटरेक्टिव क्वेश्चन हो रही होगी, और तीसरा बाकायदा आपके साथ ये स्टोरीज शेयर की जा रही होंगी। मेरे पास ना दो तरीके थे। एक तरीका ये था, और जो हमने दोनों तरीके ही अप्लाई किए हैं। एक तरीका था कि कॉन्सेप्ट के शॉर्ट शॉर्ट वॉइस नोट्स बना दूं। ठीक है। दूसरा तरीका था ये इस तरह स्टोरीज बना के आपके साथ शेयर की जाए। ये जो दूसरा तरीका है वो मैंने फिर बाद में अडॉप्ट किया। पहला तरीका छोड़ दिया। उसकी वजह ये है, अच्छा दोनों को साथ साथ भी चलाया जा सकता था। अच्छा, उसकी वजह ये है कि वॉइस नोट्स के थ्रू समराइजेशन तो अच्छी हो जाती है। आपके पास वॉइस नोट्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे रिवाइज हो जाते हैं, लेकिन ये जो रीडिंग वाली चीज है वो अचीव नहीं हो पाती। ये आपकी बेड टाइम स्टोरीज होती है, यानी कि आपने क्या करना है, एक नया इंटरेक्टिव तरीका है कि आप ये 2-3 मिनट आपने इसको लगाने, ऑटोमेटिकली आपके जहन में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ठीक है। तो ज्यादा बड़ा सिनारियो होता नहीं है। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि इन्होंने समनाबाद मोटर्स ने एक मॉडरेट सक्सेस ली, उसने सेडान बनाई एसयूवी, जो कि गुड गुड इनफ, अच्छी थी, बेहतर थी, बेटर डिजाइन, बेटर लो कॉस्ट, और फिर उसने प्रीमियम कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, इसमें बेसिकली इसका जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसको मैं करता हूँ क्योंकि एक और क्वेश्चन भी रेज हुआ है। वो ये है कि इसने ना तो ये जो प्रीमियम सप्लायर्स थे उनके साथ कॉम्पीट कर सका, अपना जो कॉम्पिटिटर थे, ना ये लो कॉस्ट लीडरशिप वाले जो थे उनके साथ कॉम्पीट कर सका। उसकी वजह ये है कि समनाबाद मोटर्स ने दोनों ही चीजें अचीव करने की कोशिश करी। दोनों में से एक भी प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं हुई, जिसको हम कहते हैं स्टक इन द मिडिल। ठीक है, ये जनरल स्ट्रेटजी की लिमिटेशन है। ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आज मैं शेयर भी कर दूंगा, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है लास्ट, वो हम लेके ऑफ करते हैं। जी, किसी का क्वेश्चन था? किसी ने हैंड रेज किया था? जी। जी जुहेब। जुहेब जी, क्वेश्चन करें। जुहेब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जुहेब। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी आ रही। जी सर, मेरा थोड़ा सा ना सिनेरियो डिफरेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही पेपर रहता है, MSA 2, और बाकी मेरे पेपर सारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन ये मेरी को 5वीं अटेम्प्ट थी, लेकिन मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा।
उसकी और मेरी जो नंबर के स्टैटिक्स थे ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आए 36, फिर 27, फिर 43, और फिर दो दफ़ा से 36 और 36। मैंने ICW की भी प्रैक्टिस किट की है, और उसके बाद आई कैप की भी प्रैक्टिस किट की है। तकरीबन हर अटेम्प्ट में करता था। और मेरी जो अप्रोच होती थी ना, वो ये होती थी कि मैं SPM रिवाइज करता था, फिर BFD रिवाइज करता था, और फिर उसके बाद जो है ना मैं डायरेक्ट एग्जाम प्रैक्टिस सिनेरियोस क्वेश्चंस पे चला जाता था और वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। टाइम अप्रोच के साथ भी मैंने किया, आई कैप के सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस की। लेकिन सर मुझे ना पता नहीं चल रहा कि मैं किधर लैग कर रहा हूँ। अगर मैं अपना सोल्यूशन कोई आई कैप के सोल्यूशन के साथ भी कंपैरिजन करूँ, तो जिस अप्रोच को मैं लेके चलता था आई कैप भी उसी अप्रोच को लेके चलता था। जैसे मैं अगर आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं कि इस दफ़ा उसने क्वेश्चन नंबर 2 में एक इवेलुएशन पूछी हुई थी कि आपको कोई सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट था कि आपको फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहिए या विंड पावर की तरफ जाना चाहिए। तो जैसे मैं अपनी अप्रोच बताऊं कि मैंने पहले दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स लिखी, और फिर उसके बाद अपने जो कंक्लूजन में लिख दिया कि मेरे हिसाब से लगता है कि कंपनी का जो है ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस पे बैठ रहा है, तो कंपनी को ये प्रोसीड करना चाहिए। तो हम्म। इस तरीके से मैं अपने आंसर भी ड्राफ्ट करता था। लेकिन सर मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म। हम्म। देखें, ये तो फिर एक ही तरीका है इसका कि आप एक एक काम करते हैं कि आप जितने भी इस तरह के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम एक काम कर लेते हैं कि जब मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट्स देना शुरू करूंगा ना, तो वो जब अटेम्प्ट करेंगे आप, तो ओवरऑल इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा मुझे भी और आपको भी कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि और कोई तरीका ठीक। नहीं है कि आपने वहाँ पे क्या लिखा है और कहाँ पे लैग कर रहे हैं वो देखने का। जी सर, असल में मसला ये आता है कि देखें, अगर आपको अपनी कोई मतलब चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाए ना कि यार मेरी ये चीज़, तो आप उस पे काम करते हो कि यार नेक्स्ट हम्म। टाइम वो करो। लेकिन सर मेरा एक जिस तरह के मेरे नंबर के स्टैटिक्स हैं, और मैंने आपको बताया कि मेरा 5वीं दफ़ा की अटेम्प्ट थी और मेरा फिर भी पेपर नहीं निकला, और पिछली दफ़ा जितने ही नंबर आए। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि मैं क्वेश्चन से चीज़ें उठा उठा के लिंक करके आंसर में अपने ड्राफ्ट करूँ, ताकि मैंने कोई जनरल पॉइंट ना लिख सकूं, स्पेसिफिक होके आंसर दूं मैं। लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है। तो मैं यही चाह रहा था कि अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें कि मैं अगर आपको कुछ लिख के भेजूं तो वो आप अगर चेक करके मुझे बता सकें। तो आप ये इंशाल्लाह जब इस तरह करेंगे हम कि अभी तो मैं थ्योरी पे जो है ना कॉन्सेप्ट पे वो कर रहा हूँ, तो 15-20 दिन में तकरीबन हम स्टार्ट करेंगे इस महीने के या अगले महीने के मिड से, फरवरी से। तो उसमें फिर इंशाल्लाह आप सिनारियोस आप भी मुझे भेज सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आई कैप का कोई आ, वो क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो, मतलब एक तो है ना बिल्कुल परफेक्ट आपने किया है, जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो कि यार एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें या आपको लगा हो कि यार आई कैप ने डिफरेंट आंसर किया है मैंने डिफरेंट किया है, लेकिन दोनों ही सही है, तो इस तरह का कोई 2-3 यानी कि पार्ट्स किसी भी क्वेश्चन के आप मुझे वो भेजें, तो उसको चेक करके जब आपकी वैल्यूएशन करके बताता हूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो और मच। ये तमाम तमाम स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, और जिनको भी इस तरह के इशूज हैं वो मुझसे वो ग्रुप पे शेयर करें, तो इंशाल्लाह आपके साथ कोशिश करूंगा मैं कि जल्द से जल्द शेयर हो चीज़ें। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, लेकिन जोएब अब एक और चीज़ है, और आपके लिए भी और आप जैसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, कि देखें अब तो जी MS2 जी जी। हिस्ट्री हो गया। ठीक है ना? जी जी, ऐसा ही है। तो ठीक है ना? तो अब आपको वहां से निकलना भी है, अब हमें दूसरी तरफ भी आना है। मतलब इंशाल्लाह ये पेपर है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से क्योंकि MS2 आपने पढ़ा हुआ है या बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MS2 पढ़ा हुआ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उल अजीज हम सब के इंशाल्लाह आप समेत सारे स्टूडेंट, ये नहीं कह रहा कि जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसका नहीं होगा, लेकिन जस्ट कहने का मकसद ये है क्योंकि आपको एक एक्सपोजर भी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इस दफा हो सकता है पहली अटेम्प्ट में अल्लाह ताला जो है ना पास करवाने पे। आमीन सर, थैंक यू। ठीक है। ओ उमर, जी उमर, क्या क्वेश्चन है आपका?
मैं बस ऑडिबल ये हूँ? आप जी ऑडिबल है। अच्छा, अब आखिरी में क्वेश्चन लूंगा, वीडियो ऑडिटर के नाम से आ रही हैं, इनके बाद फिर इंशाल्लाह हम क्लोज करते हैं क्लास। ठीक है जी। अच्छा सर, मैं इन्हीं भाई शायद जुएब नाम की बात में ऐड करूंगा। जो इनके मसले हैं वो मेरे भी है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि मेरा मोर देन 5 अटेम्प्ट हुई है, नंबर वन। और मुझे अपना मसला समझ आ चुका है, वो मैं शेयर करता हूँ, शायद इनकी हेल्प हो रहा, मतलब ये मेरा ख्याल है। वो ये सर, आई कैप मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना पेपर के दौरान, सॉरी पेपर से पहले, तो वो सब मेरे लिए अनसीन नहीं होता, क्योंकि जिसने 5 या 5 अटेम्प्ट कर दिए हैं उसकी फिंगर टिप्स पे पता है कि कौन सी चीज कैसी है। तो वो जो बंदा असर टेस्टिंग होती है ना, वो हमारी हम्म एग्जाम से पहले उस तरह होती नहीं है। मेरा एक ये प्रॉब्लम है। जब पेपर के हम्म दौरान मुझसे एक और ब्लंडर होता है, हर होता है, मतलब मैंने बहुत अटेम्प्ट दिए, मैं काउंटिंग भी अब नहीं करता। एक ही पेपर मेरा पड़ा हुआ है। मैं बीच में, अब जैसे इन्होंने ये एग्जांपल दी ना कि वो सिनारियो आ गया था फॉरेस्ट वाला, जब ऐसे नया सिनारियो आ जाए ना तो मेरे औसान खता हो जाते। मैं करता क्या हूँ, रेफरेंस बुक पकड़ के खोल देता हूँ। अब मुझे नहीं पता तो कौन सी चीज कहाँ है, लेकिन मैंने आईसीडब्ल्यू की बुक्स कई दफा पढ़ी हुई हैं। तो मैं उधर से इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स के थ्रू देखता हूँ ये वो। इसमें अफरा तफरी में एक तो मेरे मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाता हूँ। और फिर उधर से फिर मैं कहता हूँ चलो जो लेके कॉपी पेस्ट करो, तो मेरा कुछ टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा मैंने कभी भी 70 मार्क्स से ऊपर पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, और मेरे भी सेम मार्क्स आए हैं, मिनिमम 37। इस दफा 37 आए हैं। इस दफा क्वेश्चन वन पे जब मैं आया था तो वो जरा डिफरेंट तरह था, तो उसमें मैंने मार खा ली, क्योंकि वो इंडस्ट्री पे कभी मैंने इस तरह काम ही नहीं किया हुआ था। अनसीन है ना, मतलब रियल एस्टेट सेक्टर को किस कब हम एंगल से देखते हैं, हम तो और देख लेते हैं, एग्रीकल्चर देख लेते हैं। तो अभी मेरी जो स्ट्रेटेजी बन रही है ना, जो अभी मैंने लेसन लिया है, कि मतलब अब के बार ना, मतलब मेरी मतलब मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना चाहता हूँ। मतलब मैं ये अज्यूम ही नहीं करना चाहता कि भाई मुझे कुछ आता है फ्रॉम स्क्रैच। का मकसद ये कि आपके लेक्चर्स होंगे जो भी, जैसे मैं फर्स्ट टाइम आपसे पढ़ रहा हूँ, अब मैंने पहले जो चीज पढ़ी वो मेरे लिए बेनिफिट होगा, वो वक्त के साथ होगा। लेकिन आपकी सारी बातें कि जैसे मैंने नोट की है, कि आपने स्किल्स गैदर करने हैं, नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री लेनी है, ड्राफ्टिंग करते हुए आपने लेना है कि लिंकिंग ऑफ सिनारियो, अब ये मैंने कभी नहीं किया। प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस देखने हैं, ये भी कभी पढ़ते हुए हम नहीं देखते होते। इसी तरह पिक थिंग्स दैट, ऐसी चीजें भी हमने आइडेंटिफाई करनी है जो कि सिनारियो में नहीं आई हुई। अब ये सारी चीजें हैं जो कि मैं फोकस करना चाहूंगा बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच। मतलब मैं ये अज्यूम ही नहीं करता कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, क्योंकि सर मतलब बहुत ही मतलब शर्मिंदगी की बात है कि अभी कल ही मेरे जूनियर्स की सेरेमनी थी, तो उनके खाने पे हम गए हुए थे, तो वो सब मेरे जूनियर्स मेरे सामने उनके आर्टिकल शुरू हुए हैं। तो सही है, किस्मत की बात भी है। लेकिन मेरा जो मसला है वो मैंने आपको बता दिया है कि समराइज करता हूँ, बात लंबी हो गई। मतलब अनसीन मेरे लिए कुछ भी नहीं होता टेस्टिंग के दौरान, नंबर वन। और आपकी भी सर मैं लेक्चर्स ले चुका हूँ, और टीचर्स की भी ले चुका हूँ, सब कुछ मेरे लिए ओल्ड स्कूल है। तो दूसरा, पेपर के दौरान में आसान खता हो जाते हैं जब कोई नई चीज आती है, और टाइम का हमेशा प्रेशर रहता है। तो ये दो मसले हैं जो मैं समझता हूँ इसमें मुझे काम करना मैं चाहिए। आपको ओवर एंड मैं थैंक मैं यू। आपको मैं आपको बताता हूँ इसके इसकी ये जो इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात करी। और थैंक यू सो मच उमर। मेरे जहन में ये बात आ नहीं रही थी, लेकिन आपने वो पूरी बात जो है ना मुझे याद दिला दी। एक स्टूडेंट के साथ बिल्कुल इसी तरह की डिस्कशन थी। उमर आप साथ ही रहें, ऑडिबल हैं आप? यस सर, मैं ऑडिबल हूँ, प्लीज। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अ, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने बात करी, और अगर आपको याद हो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उमर मेरे ख्याल में आपने तो लिंक वो चीज को किया हो। मैंने एक बात कही थी कि हमारी डिस्कशन हुई थी एक स्टूडेंट के साथ, और वो कहते थे मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सही है, और मुझे तो सब पता है, बिल्कुल एज इट इज आपकी इसी तरह की बातें, सही है। और मैंने जब वो पेपर में गया तो मुझे कोई ऐसी चीज मतलब मैं जब पेपर में जाने के लिए रेडी होता था तो मुझे मेरे पास कोई चीज नई होती ही नहीं थी। ठीक है ना? इसी तरह का सिनेरियो आपका है। तो मैंने उसको ये जवाब दिया, जिससे आप लिंक कर लोगे, कि आप जो है राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बल्कि अब आप एक तरह से आप अनकॉन्शियसली रट्टा लगा रहे हो, आप याद कर रहे हो। तो उसका रिजल्ट फिर ये निकलता है कि अब कोई नई चीज आई ना, तो फिर जी आप हो जाओगे पैनिक। क्योंकि देखें, आपने अनकॉन्शियसली अपनी सेल्फ स्टडी में ये चीज इम्बैक्ट कर ली है कि मैंने जो सब कुछ कर लिया, ठीक है ना। अब मेरे जहन में क्या है, वो कोई भी नया सिनारियो आएगा तो वो तो मेरे लिए नया है ही नहीं। मैं वहां पे जाके बैठूंगा तो वो मुझे सब कुछ पता होगा। अच्छा, अब पहले तो इसका सॉल्यूशन समझते हैं, इसकी जड़ तक जाते हैं कि ये है क्या। बेसिकली एक चीज होती है जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि यार आपने जो काम पेपर में करना है ना, जो काम पेपर में करना है, तो सर वो आप अभी करो। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपके पास जब पेपर में सिनारियो आया है,
अब आपके पास नया सिनारियो आ रहा है, पुराना सिनारियो आ रहा है, जो भी है आपके लिए नया है या कुछ भी है, आपको पेपर में बैठ के वो सिनारियो एज अ स्टोरी पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? एज अ स्टोरी। स्टोरी। एज अ स्टोरी क्यों पढ़ना है? क्या लॉजिक है? क्योंकि जब हमें स्टोरी, और मैंने देखे मैंने स्टोरीज खुद मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी की है, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, एक स्ट्रक्चर्ड, यानी कि मैं कहना चाहूंगा एक अप्रोच है उसके पीछे, यानी कि माइंड है। ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली ये बात कर दी। स्टोरी इसलिए कि जब आप जब स्टोरी पढ़ते हैं तो मुझे बताएं आपको याद रखने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है? आपको वो चीजें हम्म। याद ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो जब मैं कहता हूँ एज अ स्टोरी पढ़ना है, सही है, तो उसका मतलब है कि आप बिल्कुल उस सिनेरियो को इस तरह देखें कि आप उसकी सीएफओ या एज अ मैनेजर, मतलब दूसरी साइड पे बैठे। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जब मैं बोलूंगा कि एग्जाम में आपको करना है, तो मैं आपको बोलूं 1 महीने पहले कि यार आपको ये काम करना है, आप एग्जाम में जाके बैठेंगे, आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे हो तो उसकी उस वक्त प्रैक्टिस करनी है। जब आप पढ़ रहे हो ना तो सिर्फ पढ़ ना रहे हो, उसमें से आप 4-5 चीजें देखें। सर रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आप मेंटली सोचें, अपना एक माइंड स्केचिंग होती है ना वो करें कि यार मैं इसका ना इस तरह आंसर करता, आपके जहन में एक आएगी चीज। हो सके तो उसको पूरा ना लिखें, आपने कुछ पॉइंट्स लिख लिए ऐसे ही कि यार ये मेरे जहन में है। अब आपने आंसर देखा, जब आंसर देखा तो आपका हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके हो, कुछ पॉइंट्स और हो, तो बच्चे वो कुछ और पॉइंट्स है वो आप देखें कि यार वो क्यों है एडिशनल, सही है, और वो क्या रिक्वायरमेंट से किस तरीके से लिंक हो रहे हैं, और मैंने ये चीज क्यों पिक नहीं करी। हो सकता है कि कोई ऐसी 2-3 लाइन है जो आपने मिस कर दी हो, जो आपने बस ऊपर ऊपर से घुमा के आगे बढ़ गए हो, वही आंसर की बेस हो। जैसे मैं एक हमारे पास सिनारियो था, उसमें मुझे एग्जैक्टली तो पूरा याद नहीं आ रहा, और उसमें कोई एक जगह बात ऐसी थी कि जहाँ पे उसने बताया था कि हाँ याद आ गया। मैं बताता हूँ। वो है ना एनपीवी एनालिसिस था, उमर ये सोच जरा सुनना। एनपीवी एनालिसिस करना था, ठीक है। अब वो एक है ना, कहीं ऊपर बीच में कहीं पे छोटा सा लिखा हुआ था कि इंडस्ट्री विचोर्ड है, कोई इस तरह की बात इन्फर हो रही थी। अच्छा, उसने एनपीवी में 5 साल दिखाया, तो 5 साल जो है ना 20-20 25-25% की ग्रोथ है, सही है। अब वो जो चीज थी ना वो मिस हो गई कि भाई ये मिच्योर्ड इंडस्ट्री है। जब उसका आंसर देखा गया तो आंसर में सबसे पहला पॉइंट जिस पर ज्यादा डिस्कशन करनी थी वो ये थी कि भाई ये जो एनपीवी की मैं वैल्यूएशन करता हूँ, पहला सवाल तो ये बनता है मैनेजमेंट से करना है या एनालिसिस करना है इसका फर्दर, कि व्हाई इट इज प्रिडिक्टेड टू बी 20% ग्रोथ ईच ईयर, जबकि इंडस्ट्री तो मिच्योर्ड है। या तो इसका मतलब ये है कि कोई नई चीज डेवलप होनी चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं उमर? मेरी समझ बात रहा हूँ। समझ रहे हैं? जी। तो तो इसका मतलब ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, आपने रिक्वायरमेंट समझनी है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसका हमने माइंड में स्केचिंग करनी है, तो इसकी जब आप बार 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 जो काम आते हैं, हम क्या करते हैं, हम करते हैं सिर्फ पढ़ते हैं। हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं, करना काम उल्टा है। भाई आप 25 क्वेश्चन ना करो, आप 10 क्वेश्चन करो, लेकिन 10 क्वेश्चन आप उस तरीके से करो जिस तरह आपने एग्जाम में जाके उसको मेंटली पहले देखें। एक और चीज भी है, आपने एग्जाम में जाना है ना, तो वहां पे दो यानी कि उसके एस्पेक्ट है, एक उसका वर्चुअल एस्पेक्ट है, एक उसका फिजिकल एस्पेक्ट। वर्चुअल एस्पेक्ट क्या है कि सबसे पहले मेंटल स्केच तो हो। सबसे पहले जो आपकी शिकायत है, आपकी शिकायत उम्र की है, क्या बोलते हैं यार नया सिनारियो आता है, नया तो मैं जो है ना मेरे हाथ पांव भूल जाते हैं। तो जब आप ये काम, जब आपके पास जो कोई नया सिनेरियो पढ़ रहे हैं, तो आप ये काम बार बार कर रहे होंगे कि माइंड स्केचिंग भी कर रहे होंगे, पॉइंट्स भी बना रहे होंगे, तो जो वर्चुअल वाला काम है वो तो आप बार बार कर रहे हो, सही है ना। जब आप वो बार बार प्रैक्टिस करोगे उस तरीके से तो एग्जाम में आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है। तो जब मैं यही बात है कि हमें प्रैक्टिस का नजरिया बदलना है, कि प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस में सब है, उसमें रीडिंग भी करनी है, उसमें सिनारियो को समझने की आदत भी करना, उसकी भी प्रैक्टिस है। मुझे रिक्वायरमेंट समझ के इसकी स्केचिंग करना, ये भी प्रैक्टिस है। मुझे अपने माइंड में आंसर को प्रायोरिटाइज करना, इसकी भी प्रैक्टिस है। और फिर जाके मैं आंसर भी देखूं कि यार मैं तो इस तरीके से, अच्छा जब आंसर जब मैं देखूं तो उसमें प्रायोरिटाइजेशन भी देखूं कि यार मैंने तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे थे। देखो जब ये जो बिजनेस अक्यूमेंट है ना, ये जो पेपर है, इसमें इस चीज के मार्क्स होते होंगे या होने चाहिए, या अगर नहीं भी है तो इसका इनडायरेक्ट फायदा मैंने आपको बता दिया कि भाई आपका स्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा क्या डिस्कस करना है, फिर उसके बाद क्या डिस्कस करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। तो अब ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, और हम लाइव क्लासेस में अगर आपने ली हुई तो उसमें ये काम कर रहे होते हैं ना, उसमें एक स्ट्रक्चर पे चल रहे होते हैं ना कि यार ये
ये क्वेश्चन में पूछा गया, तो वो मैं लेक्चर में फॉर एग्जांपल एक इंटरेक्टिव क्वेश्चन पे पौना घंटा लगा रहा हूँ, 1 घंटा लगा रहा हूँ, सही है। और जब आप वही इंटरेक्टिव क्वेश्चन छोटा सा 15 मिनट में पढ़ रहे हो, तो उसमें और मैं जो करवा रहा हूँ क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ कि हम समझ के इसको कर रहे हैं और आप सिर्फ इस नियत से कर रहे हैं कि मैं याद हो जाए मुझे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ में आती है बात? बिल्कुल जी। तो ये देखें, बाज़ औक़ात हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जब पता चलता है जब आपके सामने कोई दूसरा एस्पेक्ट आता है उसका, और उसके लिए आपको सोर्स की जरूरत होती है। तो बहरहाल आई होप कि फ्रूटफुल सेशन रहा होगा, आप लोगों को सबको फायदा हुआ होगा, और पॉजिटिव रहा होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से ऑफिशियली इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि एक 3 क्लासेस हो, एक वीकली में 2 वीकेंड पर। और अच्छा, वीडियो ऑडिटर का लास्ट ले लेते हैं और बस फिर क्लोज करते हैं, क्योंकि ये भी काफी टाइम से कह रहे थे जी वीडियो, फिर इसके बाद बस क्लोज है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि जो हमारा एग्जाम से पहले जो मटेरियल आएगा तो उसके ऊपर जो हम्म। क्वेश्चंस हो इसके ऊपर कोई सेशन होगा, वीडियोस आप बनाएंगे कि लेट से मतलब आईके इस तरह क्वेश्चंस पूछेगा तो उससे पहले आप भी एक डॉक्यूमेंट बना देंगे, ये क्वेश्चंस हैं और उसके ऊपर एनालिसिस आप करवाएंगे इस तरह की वीडियोस वगैरह? यार थैंक यू सो मच। ये चीज रह गई थी, मैं ओवरऑल अप्रोच को समराइज कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए ये बात। कि भाई मैंने क्या बताया, 3 लेवल पे काम होगा ना। पहला काम है कि कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उसके छोटे छोटे क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन। तो ये पहला लेवल है। नहीं, पहला लेवल सॉरी कॉन्सेप्ट है, दूसरा लेवल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थ्रू शॉर्ट क्वेश्चन। फिर थर्ड लेवल है कि आई कैप के जो पेपर आएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ आई कैप से के पेपर से कम 1 से 2 इस तरह के और पेपर बनाए जाएंगे जिस पर हम पहले से काम करेंगे, सही है। सही सर। और फिर जब आई सही। कैप का पेपर आएगा तो उस पे भी काम ऑब्वियसली किया जाएगा। ओके सर, सही। बहुत ठीक है जी। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू भाई। उम्मीद है आप लोगों के लिए, सबके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। और बस मुझे ये रहता है कि मैं जब यानी कि टाइम होता है तो फीडबैक थोड़ा ले लेता हूँ। तो आप लोगों से मुझे फीडबैक चाहिए। फीडबैक यही चाहिए कि पॉजिटिव कितने लोगों को लगा, कितने लोगों को फायदा हुआ, वो जरा थम्स अप कर दें। नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगा फिर फायदा उतना उनको लगता है कि नहीं है। जी, प्लीज चैट पे आप कर सकते हैं, ताकि ये हमारे लिए इस तरह भी फायदा होता है कि हम फिर उस पर बाद में भी काम कर सकते हैं। यार ये अब है ना, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक जनरल क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास पहले पास पेपर्स थे, अब पास पेपर्स नहीं है। तो देखो, ये तो हर दफा कोई नई चीज आती है तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास मटीरियल नहीं है। हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ है, इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी। इनामुर रहमान, आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आखिरी में ले लेता हूँ जी। इनाम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार सबके लिए जाए, कोई रह ना जाए। जी इनाम, वालेकुम क्या सर। क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन ये था कि ये थ्योरी की आप रिवीजन करवाएंगे, ये सर लाइव को होंगी या रिकॉर्डेड होंगी? लाइव भी होंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे, मिक्स करना चाहूंगा। तो सर इसका कोई वो स्केड्यूल मिलेगा या किस तरह से चलेगा? वो इसी तरह होगा, चाहे लाइव आ रही हो या रिकॉर्डेड हो रही हो। देखें, एक तो तरीका ये है कि मैं ना अभी सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूं, यानी कि जो रिकॉर्डेड वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ना हमारे साथ स्केड्यूल्ड वे में चल सकें या चल रहे हो। तो जी। मुझे जैसा जैसा लगता होगा वैसे मैं रिकॉर्ड, यानी कि वीकेंड पे वीकेंड तक आपको, आपके पास है ना पूरा, यानी कि अगला जो वीक है उसमें ये प्लान कर सकते हैं कि यार ये चैप्टर नंबर 1 है, इंशाल्लाह उसको हाफ कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा हमारा वीक है, तो इसमें हो सकता है 2-3 लेक्चर अपलोड भी कर दूं और वो भी हो जाए। तो ये जैसे जैसे लेक्चर्स आते रहे उस तरह आप करते रहे। ये ठीक होगी। जी, केस स्टडीज का जो है ना मटेरियल, रेहान, बिल्कुल होगा। उसको हम अलग से ले रहे होंगे, अदर प्रोफेशनल बॉडीज को बिल्कुल रेफर कर रहे होंगे, वहां से भी उठाएंगे। जैसे मैं तो पहले से सिमा को भी फॉलो किया करता था, इवन फॉर MSA 2। तो सिमा का स्ट्रेटेजी केस स्टडी को पिक किया जाएगा। प्लस मैं ये काम करूंगा कि पाकिस्तान के सिनारियो में ज्यादा रेलेवेंट वो है, कुछ केस स्टडीज है उसको डेवलप किया जाए। जैसे PIA वाला पूरा एक केस है,
इसके अलावा डिफरेंट केसेस हैं, वो इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा कवरेज। ठीक है। हाँ, पीआईए वाला एक अच्छा सिनारियो है, इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे। उसमें से बहुत सिनारियोज बन सकते हैं। ठीक है। तो यार देखो, चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंज है मेरे लिए भी, हम सबके लिए भी, आपके लिए भी। मेरे साइड से भी चैलेंज किया है कि मुझे बहुत कुछ कवर करवाना है। और एक एडिशनल चैलेंज है, पता नहीं क्यों एसपीएम को यानी कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। कोई नया बच्चा है, वो ना सिर्फ उसको पढ़ना भी है और अप्लाई भी करना है। तो वो चैलेंज मेरी तरफ से भी है, आपके लिए भी, इंशाल्लाह इसको मिलकर अल्लाह ताला के हुक्म से सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है जी। देखिए, ये तो बाद में पता चलेगा कि आईकेएफ क्या देगा क्या नहीं देगा, उसको देख लिया जाएगा। लेकिन अब हम वेट नहीं कर सकते। हमारे पास जो अवेलेबल है रिसोर्सेज फ्रॉम अदर बॉडीज, चाहे वो कुछ भी है, वहां से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।